तो आप प्लीज़ बात मत कीजिए। हाँ मैं स्टार्ट बोल रहा हूँ। एक्चुअल में साउंड सिस्टम है, ठीक है, लेकिन अभी के टाइम पे रिकॉर्डिंग की वजह से मैं उसको यूज़ नहीं करता हूँ। तो आप लोग जो पहले से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक पार्ट तो आइसोमेरिज्म का था, तो आइसोमेरिज्म का जो नोटबुक है उसको अलग रखिएगा। मैं वहाँ पे जब फिर से कम बैक जब आइसोमेरिज्म में करूँगा, क्योंकि मैं आइसोमेरिज्म का भी आपको 30% पढ़ाया हूँ, सिर्फ स्ट्रक्चरल में एक टॉटोमिज्म को छोड़कर मैं कवर किया हूँ, राइट। तो उस नोटबुक को एज इट रखिए। अब ये जो ऑर्गेनिक कंटिन्यू करेंगे वो आप नॉमेनक्लेचर वाला नोटबुक से कंटिन्यू कर सकते हैं, ओके। एक सीक्वेंस मेंटेन रहना चाहिए। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्लीज़ बात मत कीजिए, रेजोनेंस। और हम लोग का सीक्वेंस ये रहेगा। रेजोनेंस के बाद, एक मिनट लिखना नहीं है अभी, पहले समझ लीजिए कि हम लोग का स्टार्ट कैसे करेंगे। रेजोनेंस के बाद मैं पढ़ाऊँगा एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक सिस्टम। उसके बाद पढ़ाएंगे सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट, जिसके अंदर आएगा हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। सब अपने आप में एक चैप्टर है, अपने आप में क्या है, चैप्टर। मतलब सब में एक क्लास, दो क्लास, तीन क्लास ऐसा लगेगा, ठीक है। और स्टेरिक इफेक्ट। उसके बाद आपको पढ़ाएंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट, और रिएक्शन इंटरमीडिएट के अंदर कार्बोकटायन, कार्बोआनायन, फ्री रेडिकल, कार्बिन, नाइट्रिन। और तब फिर कम बैक करेंगे आइसोमेरिज्म, राइट, जहाँ से आपको छोड़ दिए थे। और वो कवर करने के बाद तब पढ़ाएंगे रिएक्शन मैकेनिज्म, और तब हम लोग आएंगे रिएक्शन। और रिएक्शन में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेंजीन का रिएक्शन से, मेरा जो सीक्वेंस रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फिर अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, हेलो अल्केन। तो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये 11th तक का एंड हो गया। 12th क्लास का सिलेबस में हेलो अल्केन से स्टार्ट होता है। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल इंटरमिक्स है, बिना इन सब टॉपिक का कोई 12th का ऑर्गेनिक समझ ही नहीं सकता है। तो दिस इज द कॉन्स्टेंट कंडीशन एज ए टीचर कि जो न्यू स्टूडेंट कैटलिस्ट में ज्वाइन करते हैं उनको भी मुझे ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर से पढ़ाना पड़ता है, और पढ़ाता भी हूँ पिछले 10 साल से। क्योंकि डायरेक्ट अगर क्लास 12th का ऑर्गेनिक समझ अगर स्टार्ट कर दिया तो बिल्कुल उनको समझ में नहीं आएगा, इंटरमिक्स है। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते हो कि एक क्लास 11th का ऑर्गेनिक, एक क्लास 12th का ऑर्गेनिक, इंटरमिक्स है। तो हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं रेजोनेंस। प्लीज़ बात मत कीजिएगा, उसे फर्स्ट पॉइंट बनाइए। रेजोनेंस इज ए प्रोसेस, रेजोनेंस इज ए प्रोसेस which involve, resonance is a process which involve change in position of pi electron. Resonance is a process which involve change in position of pi electron, pi electron, not sigma electron. Change in position of pi electron, comma, non-bonding electron. बोले स्टूडेंट, व्हाट द मीनिंग ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन? लोन पेयर, राइट। और आप सबको पढ़ाए हैं कि 1 नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब दैट इज लोन पेयर ऑल्सो, राइट। चेंज इन पोजिशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। एक मिनट रुकिए, रेजोनेंस में अब फिर से अंडरलाइन करना है, रेजोनेंस प्रोसेस में किसका किसका पोजीशन चेंज होगा? पाई इलेक्ट्रॉन का और लोन पेयर का, मतलब नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का। एग्री? सेकेंड पॉइंट, इन प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस, इन प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस पोजीशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड
In process of resonance, position of sigma bond and atom does not change. बोलिए रेजोनेंस के प्रोसेस में किसका किसका पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए? सिग्मा बॉन्ड का और एटम का पोजीशन चेंज नहीं होता है, सिर्फ किसका चेंज होता है? पाई इलेक्ट्रॉन का और लोन पेयर का। एग्री? लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, द स्ट्रक्चर अराइजिंग ड्यू टू रेजोनेंस, द स्ट्रक्चर अराइजिंग ड्यू टू रेजोनेंस बोलिए रेजोनेंस के प्रोसेस से जो स्ट्रक्चर डेवलप होगा उसको क्या बोलिएगा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे? और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एक और नाम कैनोनिकल स्ट्रक्चर। कौन सा? बोलिए कैनोनिकल। द स्ट्रक्चर अराइजिंग ड्यू टू प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस इज कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर। द स्ट्रक्चर अराइजिंग ड्यू टू प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस इज कॉल्ड व्हाट? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर। मैं हर एक पॉइंट को डिकोड करूंगा, पहले आप लिख लीजिए। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, या कैनोनिकल स्ट्रक्चर। आज के बाद शॉर्टकट में इसको आरएस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आरएस। और इसका या सीएस। और 15 से 20 के बीच में एडवांस का क्वेश्चन में रिएक्शन एक दिया गया था, उस रिएक्शन के अंदर ही नंबर ऑफ आरएस पूछ लिया गया था इंटीजर टाइप में, टोटल नंबर ऑफ आरएस। इसलिए कहीं भी कुछ भी क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। और सबसे पहले हम लोगों को काम करना है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए सीखना है। इसमें से जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे जो ऑनलाइन में है, जिसने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीख लिया, समझिए कि 50% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वहाँ पे ही वो कॉन्फिडेंस में आ गए। क्योंकि रिएक्शन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉन केमिस्ट्री को छोड़कर बाकी कुछ भी डायरेक्ट इस टॉपिक से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, चलिए एक और पॉइंट। 1 RS differ from other RS, 1 RS differ from other RS with respect to 1 RS differ from other RS with respect to position of pi electron, comma, position of lone pair और विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, और विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। यस, अगेन रिपीट कर रहे हैं। 1 RS डिफर फ्रॉम अदर RS। अब ऑर्गेनिक खास करके सैटरडे का जो ऑनलाइन स्टूडेंट है ध्यान से सुन लीजिए, पूरा ऑर्गेनिक खराब हो जाएगा सैटरडे। बाकी दिन अगर आप टिल अप्रैल अगर आप ऑनलाइन रहते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है, बस सैटरडे को ऑफलाइन आने की कोशिश कीजिए। सच में बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो गया है, क्योंकि यहाँ पे मैं RS सब जितने भी क्लास में बैठे हुए सब लोग RS ड्रॉ करते रहेंगे, मैं देखते रहूँगा, बट आप लोग को तो वहाँ पर देख नहीं पाऊँगा। तो प्लीज़ बाकी दिन आप घर से क्लास कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। सैटरडे क्लास सेंटर पे आइए। 1 RS डिफर फ्रॉम अदर RS विथ रेस्पेक्ट टू पोजिशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और विथ रेस्पेक्ट टू लोन पेयर और विथ रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव चार्ज और विथ रेस्पेक्ट टू नेगेटिव चार्ज। तो जितना भी मैंने पॉइंट लिखवाया है उन सारे पॉइंट को एक बार पढ़िए तो। चलिए आज जो मैं अगला 1 आवर तक मेरे ऊपर ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि आपका फर्स्ट क्लास है, तो आप में से किसी को भी नहीं पता है कि हाउ टू राइट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, राइट। तो मैं पहला एग्जाम्पल NCERT के एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करता हूँ।
इसको बोलते हैं बेंजीन, राइट। और एक डिफरेंस समझिए, इस एरो का मतलब क्या? इस एरो का मतलब है कि ए बी में कन्वर्ट हो सकता है, अब बी, एग्री ना? ओके, इस एरो का मतलब क्या? इसमें तो ये बात बोल सकते हैं, ए कन्वर्टेड टू बी, टू में होता क्या है, ए कन्वर्टेड टू बी और बी कन्वर्टेड टू, और ऊपर वाले में सेम बात, बट आसमान ज़मीन का डिफरेंस है, राइट। ए एक्चुअल में इस एरो का मतलब होता है, जो ऐसे नहीं, जो ऐसे दिए हैं, इसका मतलब है कि ए कन्वर्टेड टू बी और बी कन्वर्टेड टू ए, इसका मतलब ये ए कन्वर्टेड टू बी और बी कन्वर्टेड टू, बट इस ए इक्विलिब्रियम का साइन है, इसके दोनों तरफ जो रहता है वो एक्चुअल में रियल कॉन्सेप्ट है, रियल कंपाउंड है, रियलिटी में वो एग्जिस्ट करता है, एग्री। बट इस एरो के दोनों तरफ जो है वो हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, क्या है, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, हम लोग के दिमाग का उपज है, बट रियल में वो एग्जिस्ट, रियल में कुछ और एग्जिस्ट करता है, समझ गए? इसका मतलब नेक्स्ट पॉइंट मैं उसी पे आने वाला हूँ, जिसमें मैं लिखवाएंगे कि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो सर रियलिटी में एग्जिस्ट कौन करेगा? रियलिटी में एग्जिस्ट करेगा जितना भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहेगा, उन सब का कैरेक्टर, उन सब को मिलाकर एक हम लोग रियल कंपाउंड सोचेंगे, जिसका नाम देंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या नाम देंगे? रेजोनेंस हाइब्रिड। तो अब इसका डिफरेंस समझ में आ गया? व्हाट द डिफरेंस बिटवीन दिस एरो एंड दिस एरो? इस एरो के दोनों तरफ जो रहेगा, ये मैं डिफरेंस समझा रहा हूँ, कॉर्नर में ऐसे करके लिख लीजिए, इस एरो के दोनों तरफ जो रहेगा वो कैसा कॉन्सेप्ट, रियल या इमेजनरी कॉन्सेप्ट? इमेजनरी। ए और बी यहाँ पे क्या रहेगा? इमेजनरी, एग्री। बट इसके दोनों तरफ जो रहेगा वो क्या रहेगा? रियल कंपाउंड, ठीक है ना? मैंने एक एरो का डिफरेंस समझाया। चलिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए तो ए और ए सेम है या डिफरेंट है? मतलब आप ये सोचिए कि आप जो जानते हैं, आपको जो लगता है वही बोलिए, मत सोचिए कि गलत होगा। सेम होगा कि सर थोड़ा सा ऐसे घुमा देंगे, क्या करेंगे? मॉलिक्यूल को ऐसे रोटेट कर देंगे तो ऐसा बन जाएगा, एग्री ना? बट रेजोनेंस में मॉलिक्यूल को रोटेट नहीं करना है, मॉलिक्यूल को रोटेट नहीं करना है। रेजोनेंस के प्रोसेस में यहाँ पे जो कार्बन है, ध्यान से समझिएगा, इसको नट और बोल्ट से फिक्स कर दीजिए। किससे? नट और बोल्ट से फिक्स कर देना है, एग्री। सोचिए कि यहाँ पे रिजिडली फिक्स कर दिए, अब फिक्स कर दिए तो क्या हुआ? ये नहीं कि सर एक काम कीजिए, इसको ऐसे पकड़िए, थोड़ा सा ऐसे अल्फा एंगल से एंगुलर रोटेशन ले लीजिए, नॉट लाइक दैट। रेजोनेंस का प्रोसेस करेंगे तो मॉलिक्यूल को क्या करेंगे? रिजिडली फिक्स कर देंगे, उसको हम लोग घुमाएंगे नहीं। और उसके बाद सोचिए तो क्या हुआ होगा? तो सर ए पाई बॉन्ड यहाँ आ गया, ए पाई बॉन्ड यहाँ आ गया, और ए पाई बॉन्ड क्यों और कैसे बाद में कैसे क्यों आता है, यहाँ पे आप पढ़ाया ही नहीं है, दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ रेजोनेंस। तो अब बताइए ए और ए सेम या डिफरेंट? तो 1 RS, लेकिन रेजोनेंस के प्रोसेस करने के टाइम पे किसको फिक्स कर देंगे? मॉलिक्यूल के एटम को फिक्स रखना है, उसको नहीं घुमाना है, नहीं तो अगर घुमाएंगे तो ऑब्वियसली एक ही नज़र आएगा, राइट। और यहाँ पे मैंने कौन सा एरो का यूज़ किया, नीचे वाला या ऊपर वाला? तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक RS दूसरे RS में कन्वर्ट होता है, दूसरा RS पहले RS में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब ए इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ए इसमें कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन ए और ए रियल कॉन्सेप्ट है, रियल कॉन्सेप्ट। तो आज तक जो इसको बेंजीन को आप जान रहे थे वो रियल में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, रियल में कोई और एग्जिस्ट करता है, राइट। इसका मतलब है कि इन सारे कार्बन को मैंने फिक्स कर दिया। अब बताइए 1 RS डिफर फ्रॉम अदर विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? लिखवाया है ना पॉइंट, 1 RS डिफर विथ रेस्पेक्ट टू अदर RS, 1 RS डिफर फ्रॉम अदर RS विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन।
और पोजीशन ऑफ लोन पेयर और पोजीशन ऑफ निगेटिव चार्ज और पोजीशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो बोलिए इन दोनों में आप डिफरेंस बताइए। सर इसमें मान लेते हैं कि इसका नाम देते हैं कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6, 1 2 3 4 5 6। तो अभी पाई बॉन्ड किसके बीच में है? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पाई बॉन्ड किसके बीच में है? 2 3 4 5 एंड 6। अब कुछ लोग बोलेंगे सर नंबरिंग उल्टा कर देंगे, वैसा मत नहीं करना है। जो नंबरिंग यहाँ रखिएगा जानबूझकर ऐसा नहीं करें सर मैं आपको रॉन्ग ही प्रूफ कर दूंगा, ऐसा नहीं करना है। इसका मतलब ए और ए सेम आरएस या डिफरेंट आरएस? डिफरेंट आरएस है। एग्री? इसका मतलब ए हो गया मेरा आरएस फर्स्ट और ये मेरा क्या हो गया? आरएस सेकेंड। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो आज कल कोई पूछेगा ए और ए सेम आरएस या डिफरेंट आरएस? तो डिफरेंट क्यों? क्योंकि इसमें पोजीशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड, इसमें पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड सेम लोकेशन है डिफरेंट लोकेशन। तो कोई बोला ऐसे रोटेट करना है, तो उनको बोलना है कि रोटेट नहीं करना है, मॉलिक्यूल को फिक्स रखना है, पाई बॉन्ड को रोटेट किए हैं। एग्री? एक और पॉइंट बनाइए। Resonating structure are imaginary concept. Resonating structures are imaginary concept. Resonating structure are imaginary concept. It does not exist in reality. It does not exist in reality. Actually the real concept is the structure which contain character of all resonating structure. Actually real concept is the structure which contain character of all resonating structure, which is called, जिसमें सबका कैरेक्टर रहेगा उसको क्या बोलेगा? हाइब्रिड। which is called resonance hybrid, which is called resonance hybrid। तो बोलिए रियल में क्या एग्जिस्ट करेगा? रियल में ए एग्जिस्ट करेगा, रियल में ए एग्जिस्ट करेगा, या रियल में इन दोनों का जो कैरेक्टर रखेगा वो एग्जिस्ट करेगा? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के सर हाउ टू ड्रॉ द रेजोनेंस हाइब्रिड, हाउ टू ड्रॉ द रेजोनेंस। तो बोलिए ए और यहाँ देखिएगा इन दोनों को आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, तो यहाँ पे ए और ए अगर आपस में रेजोनेंस कर रहा है तो किसके वजह से इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोल दिए हैं? Who is responsible for resonance process? यहाँ पे इस केस में लोकेशन पाई इलेक्ट्रॉन। तो आज के बाद जो भी रेजोनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, और स्टूडेंट रेजोनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा? रेजोनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा पाई इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर, पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज या, और याद रखिएगा कि मैं आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ाया हुआ हूँ केमिकल बॉन्डिंग में, राइट? और वहाँ पे बताया था ना कि ओवरलैपिंग हाफ फिल और फुल फिल के बीच में होता है, और अनकम्प्लीट वैकेंट और फुल फिल के बीच में होता है ड्यू टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, राइट? दैट्स वाई जो भी, ध्यान से सुनते रहिए, जो भी रेजोनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा उसको छोड़कर, किसको छोड़कर? जो भी रेजोनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा उसको छोड़कर पूरे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देना है। किस काम के लिए? रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करने के लिए। एक कम से कम 50 बार बात बोलूँगा, ठीक है? तो बोलिए यहाँ से यहाँ में कौन रिस्पॉन्सिबल था रेजोनेंस के लिए? किसके पोजीशन के चेंज होने से आप इसको रेजोनेंस का प्रोसेस, तो इसमें पाई बॉन्ड को छोड़कर स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। तो पाई बॉन्ड को छोड़कर अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं यही रहेगा ना। अब देखिए
रेजोनेंस हाइब्रिड में सिर्फ इसका कैरेक्टर रहेगा, सिर्फ इसका कैरेक्टर रहेगा, या दोनों का कैरेक्टर रहेगा? दोनों का कैरेक्टर रहेगा। यहाँ देखिए स्टूडेंट, तो 1 2 3 4 5 6, अभी बिटवीन 1 और 2 देखिए, 1 और 2 के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड है। क्या है? डबल बॉन्ड। बट इस RS में 1 और 2 के बीच में, तो इस स्ट्रक्चर में 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, और इस स्ट्रक्चर में 1 और 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो 1 और 2 के बीच में क्या दें? दोनों का बीच का कैरेक्टर, एक में डबल बॉन्ड और दूसरे में सिंगल बॉन्ड, तो बीच का कैरेक्टर क्या रहेगा? एक में बॉन्ड ऑर्डर 2, एक में बॉन्ड ऑर्डर 1, तो 2 और 1 के बीच में 1.5। आपको कैसे पता कि 1.5? आप सिर्फ ये बोल सकते हैं सर पार्शियल डबल बॉन्ड। एक में कंप्लीट डबल बॉन्ड, तो अभी कैलकुलेट करने के लिए नहीं सिखाए हैं, MOT तो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहे हैं, बट ये भी सिखाएंगे। बट हर जगह आप 1 पॉइंट ऐसे आप लोग रॉन्गली बट करेक्ट बोल दिए हैं पता नहीं कैसे निकालते हैं, बट आप लोग गलती से सही आंसर निकल गया है 1.5 ही होता है, बट हर जगह ऐसा नहीं रहेगा, राइट। तो एक्चुअल में यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच का कैरेक्टर क्या रहेगा? पार्शियल डबल बॉन्ड। एग्री? इसका मतलब यहाँ पे क्या देंगे? ठीक है। अब देखिए 2 और 3 के बीच में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, बट यहाँ पे तो बीच का कैरेक्टर क्या रहेगा? समझ गए? हर जगह तो यही होगा ना। इसका मतलब है कि एक्चुअल में ये क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड। इस रेजोनेंस हाइब्रिड में RS1 का कैरेक्टर है, RS2 का कैरेक्टर है, या दोनों का कैरेक्टर है। तो रियल में ए एग्जिस्ट करेगा, रियल में ए एग्जिस्ट करेगा, या रियल में वो एग्जिस्ट करेगा? ओ। और इसी को एक्चुअल में बहुत जगह देखेंगे कि ऐसे दिखाया रहता है। अभी इस सर्कल का मतलब समझ में आ गया? इस सर्कल का मतलब क्या है? कि पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है। समझे नहीं समझे? ये पाई इलेक्ट्रॉन इस रिंग में ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। करंट का डिफिनेशन बोलिए। करंट 10th क्लास में पढ़े होंगे ना? अभी माफ है, कुछ भी बोल सकते हैं, आप ही का दिन है। देखिए ये ऐसे है, इसी को एक्चुअल में एक सर्किल से दिखा देते हैं। हाँ, सेंटेंस नहीं बनाना है, इसमें ये बोलना है ये मेरा रेजोनेंस हाइब्रिड है। इस रेजोनेंस हाइब्रिड में इसका भी कैरेक्टर रहेगा, और मैंने यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड क्यों दिया बोलिए तो? सर दोनों का कैरेक्टर है, इसके बीच में दोनों का कैरेक्टर रखना था। तो दोनों का कैरेक्टर का मतलब है कि यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में RS सेकंड में यहाँ पे कंप्लीट सिंगल बॉन्ड है, बट RS फर्स्ट में तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, बट वहाँ पे तो दोनों का बीच दोनों का कैरेक्टर रखना है। तो यहाँ पे कंप्लीट डबल रखें, कंप्लीट सिंगल रखें, या बीच का बात रखें? तो बॉन्ड ऑर्डर 1 और बॉन्ड ऑर्डर 2 के बीच का बात क्या रहेगा? पार्शियल डबल बॉन्ड। क्या बोलिएगा? बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन 1 और 2, और बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन 1 और 2, बॉन्ड ऑर्डर अगर 1.4 आ गया, इट मीन्स व्हाट? कंप्लीट सिंगल, कंप्लीट डबल, या पार्शियल डबल? पार्शियल डबल। एक कंप्लीट बॉन्ड रहेगा और एक दूसरा पार्शियल रहेगा। एग्री? इसका मतलब नहीं लग रहा है कि ये ऐसे ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, इसमें कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है इस साइकिल में, राइट? तो साइकिल में घूम रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। आपको तो पता है ना, ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि गुड कंडक्टर होता है, उसमें बेंजीन का लेयर रहता है, ठीक है, और उसका पाई इलेक्ट्रॉन ही एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाता है। एग्री? जैसे आप कोई बोलते हैं कि दिस कंपाउंड या दिस सब्सटेंस इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, राइट? जैसे आयरन का रॉड, तो कहीं पे हाई टेम्परेचर पे उसको रख देते हैं और एक अदर एंड को आप पकड़ के रखते हैं और आपको गर्म फील होता है। क्यों? सर वहाँ से हीट आ गया। किसने लेकर आया? इलेक्ट्रॉन। कोई तो कैरियर रहेगा, कौन लेकर आएगा? वहाँ से लेगा और यहाँ पे रिलीज करेगा। कोई तो कैरियर रहेगा ना हीट का फ्लो का, इन सिमिलर फैशन। एनीवे, तो ये इलेक्ट्रॉन अभी जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो नहीं पूछा जाएगा,
बट एक लाइन बोल देते हैं, हायर स्टडी कीजिएगा तो काम आ जाएगा। तो एक्चुअली यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे साइकिल में घूम रहा है। और करंट का डिफिनेशन क्या होता है? चार्ज क्रॉसिंग थ्रू ए गिवन क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम। चार्ज क्रॉसिंग थ्रू ए गिवन क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड व्हाट? अरे तो पता है ना, करंट कैरिंग वायर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड होता है चारों तरफ। इसका मतलब इसमें करंट का फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है? करंट का फ्लो होगा तो कहीं कहीं देखिएगा कि बेंजीन रिंग से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड निकलते हुए दिखाई पड़ेगा। आपके लेवल तक नहीं रहेगा तो वहाँ पे सरप्राइज नहीं होना कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकल रहा है। तो वहाँ पे एक लाइन बोल समझ सकते हैं, ओके इसमें पाइप क्लाउड क्या हो रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। तो ये इट इज़ काइंड ऑफ करंट का फ्लो हो रहा है साइकिल में, लूप में। उसकी वजह से क्या हो रहा है? और किसी भी करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ क्या रहता है? रिंग बनाकर मैग्नेटिक फील्ड रहता है। क्या रहता है? बट दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, जस्ट मैंने अपना इंटरेस्ट के लिए बोल दिया। ओके तो बोलिए, हाउ टू ड्रॉ रेजोनेंस हाइब्रिड? फिर से एक बार सर, रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करने का तरीका है कि जो भी सिस्टम रेजोनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा उसको छोड़कर स्केलेटन ड्रॉ कर देंगे, राइट। और उसके बाद हम लोग जितना भी आरएस रहेगा उन सब का कैरेक्टर उस रेजोनेंस हाइब्रिड में लेकर जाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लेकर गया। एग्री? ड्रॉ कर लीजिएगा। तो आज के बाद अब समझ में आया कि रिंग बेंजीन में ऐसे क्यों दिखाया रहता है। ए रिंग एक्चुअली ए है, पार्शियल डबल बॉन्ड है। क्या है? पार्शियल डबल बॉन्ड। यहां देखिएगा स्टूडेंट, इसका नाम बताइए। जो देखिए, जिनका भी आज फर्स्ट क्लास है उनको समझ में आता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं भी समझ में आता है तो क्लास देख सकते हैं। ए है एसीटोन। क्या है? कीटोन। आपको थोड़ा सा मैं पढ़ाया था 5 मिनट, कीटो इनॉल टोटोमियम। कीटो इनॉल क्यों होता है, कैसे होता है, ये आपसे मैं नहीं पूछ रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन कुछ और है। देखिए, मैंने यहाँ पे एक इवेंट दिखाया, एक प्रोसेस। सबसे पहला बात, मैंने कौन सा एरो यूज किया? इक्विलिब्रियम का। कौन सा एरो यूज किया? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ए और बी में पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज हुआ है, हाँ या ना? अभी यहाँ पे डबल बॉन्ड में वन ऑफ द सिग्मा अदर इज पाई, तो ए पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया। तो ए और बी आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या नहीं है, और अगर है तो कैसे है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। मेरा क्वेश्चन है, इज इट ए एंड बी आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ईच अदर? वेरी गुड। तो ए और बी आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सिर्फ किसका पोजीशन चेंज होता है? पाई बॉन्ड का या लोन पेयर का? पाई बॉन्ड का या लोन पेयर का, या पॉजिटिव चार्ज का या निगेटिव, आगे लिखवा देंगे और पॉइंट, ठीक है। बट यहाँ पे पाई बॉन्ड का तो पोजीशन चेंज हुआ, साथ में सिग्मा बॉन्ड का भी पोजीशन चेंज हुआ, राइट। और साथ में एटम का भी पोजीशन चेंज हुआ। यहाँ का एटम कहाँ चला गया? यहाँ। दिस इज द रीजन कि ए और बी आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। दिस इज नॉट द इवेंट ऑफ रेजोनेंस। दिस इज नॉट द इवेंट ऑफ व्हाट? रेजोनेंस। तो सर ये किसका इवेंट है? तो बाद में पढ़ेंगे। ए इवेंट टॉटोमेरिज्म का था। किसका था? टॉटोमेरिज्म का। बट ए अभी मेरा लुकआउट नहीं है। लिखिए, A and B are not the resonating structure. A and B are not the example of resonating structure, because when we compare A and B, then position of atom as well as sigma bond is also changes. Because when we compare A and B, then position of atom and sigma bond is also changes, जो कि रेजोनेंस में नहीं होना चाहिए, राइट।
प्लीज़ बात मत कीजिए। यहाँ देखिए, इस नाइट्रोजन का मुझे हाइड्रोजन बताइए। व्हाट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन? हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन? 5। नाइट्रोजन यहाँ पे कितना बॉन्ड बनाया है? 3 ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो बचा रहेगा। इज इट कंपल्सरी कि ऑलवेज मैं ऐसे दिखाते रहूं? अब बोलिए व्हाट द हाइब्रिडेशन ऑफ नाइट्रोजन? तो क्या प्रॉब्लम है भाई आप लोग को? हाइब्रिडेशन पढ़ा दिया ना। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 3। लोन पेयर कितना? 1। तो स्टेरिक नंबर कितना? 4। तो हाइब्रिडेशन क्या बोलिएगा? sp3। एग्री? इसका मतलब व्हाट द हाइब्रिडेशन ऑफ नाइट्रोजन? sp3। तो इस स्ट्रक्चर में जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, इस स्ट्रक्चर में लोन पेयर किस हाइब्रिड और वाइट किस में है, कहाँ प्रेजेंट है? प्योर पी में या हाइब्रिड में? लोन पेयर को आप स्टेरिक नंबर में काउंट में लिया ना, तो लोन पेयर को स्टेरिक नंबर में आप काउंट में लिए, और जितना स्टेरिक नंबर आता है उतना ही हाइब्रिड और वाइटल है। इसका मतलब इन दिस स्ट्रक्चर लोन पेयर प्रेजेंट इन प्योर पी या हाइब्रिड? sp3 और वाइटल में रहेगा, राइट? इन दिस स्ट्रक्चर लोन पेयर प्रेजेंट इन sp3 और वाइटल। नीचे लिखिए एक लाइन फास्ट। इन दिस स्ट्रक्चर लोन पेयर प्रेजेंट इन sp3 और वाइटल। चलिए यहाँ देखिए स्टूडेंट, अभी मुझसे आपको ये बिल्कुल नहीं पूछना कि सर एक क्यों और कैसे होता है। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा हाउ टू राइट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए। अभी ट्रस्ट कीजिए कि बस ऐसा होता है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर ये लोन और 2 एटम के बीच में बॉन्ड बनाने के लिए, 2 एटम के बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन खर्च होता है? 2। अगर ये लोन पेयर यहाँ पे नाइट्रोजन अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देता है, कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? और कार्बन कैन नॉट बी पेंटावैलेंट। कार्बन कैन नॉट बी पेंटावैलेंट। तो पॉसिबल है या नहीं है? वेरी गुड, पॉसिबल है। अगर ये आता है तो कार्बन अपना टेट्रावैलेंस को बचाने के लिए अगर ये इसको यहाँ भेज दे, किसको कहाँ भेज दे? इस पाई बॉन्ड को कहाँ भेज दे? सिग्मा बॉन्ड को भेजेगा या पाई बॉन्ड को? रेजोनेंस के प्रोसेस में किसका पोजीशन चेंज होता है? लोन पेयर का। फिर से एक मेरे साथ एक बार, लोन पेयर का, पाई बॉन्ड का, पॉजिटिव चार्ज का या निगेटिव चार्ज का। सिग्मा बॉन्ड का पोजीशन चेंज नहीं होता है। चलिए यहाँ देखिए, एग्री ना? अब ये नहीं बोलना है कि सर रेजोनेंस में आपने यहाँ से यहाँ ही क्यों लाया। जो पॉइंट हाउ टू राइट रेजोनेटिंग मैं आपको सिखा दूंगा कि हाउ टू राइट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो जब रेजोनेंस करेंगे तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से किसके तरफ होगा वो वहाँ पे पढ़ेंगे। अभी जानिए, मेरे पर ट्रस्ट कीजिए कि ऐसा होता है। बट यहाँ पे छोटा सा पॉइंट कि जब मैंने इसको यहाँ लाया तो इसको इस तरफ ओपन क्यों किया? किस चीज़ के लिए किया? कार्बन के टेट्रावैलेंसी को बचाने के लिए। एग्री? बोलिए, इस 2 इलेक्ट्रॉन में किसका किसका इलेक्ट्रॉन था? एक ऑक्सीजन का था और एक, और कंप्लीट एरो कितना इलेक्ट्रॉन लेकर ट्रेवल करता है? 2। जो भी न्यू स्टूडेंट है वो आज के बाद याद रखिएगा, इसको बोलते हैं कंप्लीट एरो। एक ऐसा ट्रांसपोर्टर है जो अपने साथ कितना इलेक्ट्रॉन लेकर चलेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। एग्री? और एक ऐसा एरो, हाफ एरो, अपने साथ कितना इलेक्ट्रॉन? 1। यहाँ पे मैंने हाफ एरो ड्रॉ किया या कंप्लीट एरो, तो ये अपने साथ कितना इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है? 2। बट इस 2 इलेक्ट्रॉन कौन लिया? ऑक्सीजन। बट यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन में से एक कार्बन का था, एक ऑक्सीजन का था, और दोनों ले लिया ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का लॉस या प्रॉफिट? प्रॉफिट हुआ ना। कितने इलेक्ट्रॉन का? 2 मत बोल दीजिएगा, एक तो खुद का ही था। तो कितने इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट? तो जितना इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट होगा उतना ही उस पर निगेटिव चार्ज दिखाएंगे। तो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज डेवलप होगा? 1 यूनिट निगेटिव चार्ज। 1 यूनिट। 1 मिनट। तो यहाँ देखिए, इस एरो से किसको प्रॉफिट किसको लॉस? ऑक्सीजन को प्रॉफिट और कार्बन को लॉस। कार्बन को 1 मिनट लेट में फिनिश।
मैं सिर्फ इस एरो के लिए बात कर रहा हूँ। किस एरो के लिए नीलांजल? इस एरो के लिए। इस एरो से किसको प्रॉफिट किसको लॉस? कार्बन को लॉस। एग्री? चलिए, इस एरो से किसको प्रॉफिट किसको लॉस? बॉन्ड बन रहा है, लेट मी फिनिश। बॉन्ड बन रहा है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, और जब किसी के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो दोनों का ड्यूटी था एक एक इलेक्ट्रॉन देने का, राइट? बट यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन दे दिया, तो इस बॉन्ड बनने में किसको प्रॉफिट हो गया? कितने इलेक्ट्रॉन का? 1 इलेक्ट्रॉन का। तो इस एरो से इस कार्बन को 1 इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट, और इस एरो से इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस, तो ओवरऑल कार्बन को नो प्रॉफिट नो लॉस। एग्री? कार्बन का दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे गया? दो। यहाँ देखिए, एक मिनट। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, राइट, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में मान लेते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन किसने डोनेट किया? ए। बट एक्चुअली कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, तो इसका तो ड्यूटी एक ही इलेक्ट्रॉन का देने का था, बट ये दोनों दे दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन किसके बदले दिया? बोलिए, बी के बदले। तो बी ने अपना इन्वेस्टमेंट किया नहीं, फिर भी बॉन्ड बन गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट हो गया है? वैसे ही इस यहाँ पे जो एक 2 इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है बॉन्ड बनाने के लिए, राइट, तो इसको यहाँ पे इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन खर्च करना पड़ा। इसका मतलब ये जो एरो आ रहा है वो अपने साथ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर और यहाँ पे बॉन्ड बनाया, तो इस एरो से कार्बन को 1 इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट हुआ है, बिना इलेक्ट्रॉन खर्च के बॉन्ड बन गया, राइट। बट इस एरो से कार्बन को 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, तो ओवरऑल कार्बन को क्या हुआ? नो प्रॉफिट नो लॉस। और अगर ना ही प्रॉफिट और ना ही लॉस होता है तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, निगेटिव चार्ज दिखाएंगे, या जीरो चार्ज? जीरो चार्ज। एग्री? नाइट्रोजन को क्या हुआ इस एरो से? लॉस। कितने इलेक्ट्रॉन का? 2 इलेक्ट्रॉन का, 1 इलेक्ट्रॉन का? 1 इलेक्ट्रॉन का। बट ये तो दे रहा है 2 इलेक्ट्रॉन। सर बॉन्ड बना रहा है तो एक तो उसका ड्यूटी था, कार्बन के बदले कितना दिया? एक ही ना। दैट्स वाई नाइट्रोजन पे क्या देंगे? 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पे क्या देंगे? 1 यूनिट निगेटिव चार्ज। एग्री? मैं यहाँ पे रुकूंगा, घबराइए मत, जितना भी मन में क्वेश्चन आ रहा है सब पूछ सकते हैं। बस अभी दो एरो को आप लोगों ने समझा, किस एरो से किसको प्रॉफिट किसको लॉस। आज के बाद मान लेते हैं, यहाँ देखिए, एरो को अगर ओपन करके ऐसे लेके जाते हैं तो इसको प्रॉफिट होगा, इसको लॉस होगा, इसको प्रॉफिट इसको लॉस। जिसके तरफ एरो ओपन होगा उसको प्रॉफिट, और जिसके तरफ से ओपन होगा उसको लॉस। चलिए, तो यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ देखिए, ये नहीं बोलना कि सर यहाँ से ही क्यों शुरू किया, ये आपका लुकआउट नहीं है, बस मैंने बोला कि ऐसा होता है। यहाँ से यहाँ आप ऑब्जर्व कीजिए, आपने क्या ऑब्जर्व किया? इसमें किसका किसका पोजीशन चेंज हुआ है? सर पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज हुआ, और लोन पेयर का। किसका? लोन पेयर का और पाई बॉन्ड का। क्या सिग्मा बॉन्ड और एटम का पोजीशन चेंज हुआ? इसका मतलब है कि फर्स्ट और सेकंड को हम लोग आरएस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आरएस। पहला अभी समझिए, इसको मैं समरी कर दूंगा, एक एक पॉइंट लिखेंगे। बोलिए निरंजन, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट किया, लोन पेयर दिया रेजोनेंस के प्रोसेस में। लोन पेयर देने के वजह से नाइट्रोजन ने कौन सा बॉन्ड बनाया? बोलिए कौन सा बॉन्ड बनाया है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पाई बॉन्ड। कोऑर्डिनेट यहाँ पे नहीं बोलिए, कोऑर्डिनेट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ स्पेशल टाइप व्हाट? सिग्मा बॉन्ड। इट इज काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट बट इट इज नॉट कोऑर्डिनेट, इट इज काइंड ऑफ व्हाट? ए पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्यों? क्योंकि सर 2 एटम के बीच में सिग्मा तो एक ही बढ़ाए हैं आप, 2 एटम के बीच सिग्मा कितना रहेगा? तो ऑलरेडी एक सिग्मा सिंगल बॉन्ड था, वो सिंगल बॉन्ड कौन सा था? सिग्मा। तो अब जो मल्टीपल बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड। कौन सा? इसका मतलब आज के बाद अगर लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है और एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर अगर लोन पेयर डीलोकलाइज होता है तो वो लोन पेयर कौन सा बॉन्ड बनाएगा? पाई बॉन्ड बनाएगा। 1 मिनट, अभी लिखा नहीं है, कुछ ना मत लिखिए। बोलिए पाई बॉन्ड किस ओवरलैपिंग से बनता है? पाई बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल मैं एक पॉइंट लिखवाया था केमिकल बॉन्डिंग में कि हाइब्रिड ऑर्बिटल नेवर मेक पाई बॉन्ड। हाइब्रिड ऑर्बिटल नेवर मेक
पाई बॉन्ड ऑलवेज फॉर्म बाय प्योर ऑर्बिटल, पाई बॉन्ड ऑलवेज फॉर्म बाय। बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। यहाँ पे लोन पेयर किस ऑर्बिटल में था? मैं जानबूझ के आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे लोन पेयर था sp3 ऑर्बिटल में। कैसा ऑर्बिटल में? बट ये लोन पेयर यहाँ पे आकर बना दिया पाई बॉन्ड। हाउ इट इज पॉसिबल? बिकॉज वी नो दैट हाइब्रिड ऑर्बिटल नेवर मेक पाई बॉन्ड, बिकॉज हाइब्रिड ऑर्बिटल नेवर मेक पाई बॉन्ड। हाउ इट इज पॉसिबल? दूसरी बात, यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन का हाइड्रोजन क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 4 कैसे है कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर 3, लोन पेयर 0, स्टेरिक नंबर 3, हाइड्रोजन। तो एक चीज़ तो और ऑब्जर्व किए कि इन प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस में स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज होता है। रेजोनेंस में क्या चेंज होता है? स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। वहाँ पे नाइट्रोजन का हाइड्रोजन क्या था? sp3। यहाँ पे क्या हो गया? सारा पॉइंट लिखवा देंगे, राइट। और ये फर्स्ट क्लास है ना, और फर्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होता है, और ख़ास करके रेजोनेंस का, इसमें बहुत सारा पॉइंट एक साथ आता है। यहाँ देखिए, एक किसका है? ए प्योर पी का है या इट इज़ काइंड ऑफ sp3 हाइब्रिड, चाहे sp या sp2 या sp3। और ये है बिगर लोब। ऑनलाइन स्टूडेंट देख पा रहे हैं मुझे नहीं भी देखते तो काम चलेगा। ये नज़र आ रहा है, तो ये है बिगर लोब और ये है स्मॉलर लोब। अगर इसको पुल करते हैं, अगर इस ऐसा होता है, अगर इसको पुल करते हैं तो इसका साइज बड़ा होगा और इसका साइज, और एक टाइम आएगा जब दोनों का साइज क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में लोन पेयर sp3 ऑर्बिटल में था, बट एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस लोन पेयर शिफ्टेड फ्रॉम sp3 टू प्योर p, sp3 टू प्योर p। तो सर कैसे शिफ्ट हो गया? तो एक्चुअली अपने ऑर्बिटल को मॉडिफाई कर लिया। अपने ऑर्बिटल क्या किया? ऐसा मॉडिफाई हो सकता है। एग्री? इसका मतलब लोन पेयर, जो भी लोन पेयर है वो अगर sp3 ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल में भी है और अगर वो रेजोनेंस में जा रहा है तो वो हाइब्रिड में ही रहेगा या प्योर पी में जाएगा? प्योर पी में जाएगा। क्यों प्योर पी में जाएगा? क्योंकि सर उसको पाई बॉन्ड बनाना है। वी नो दैट हाइब्रिड ऑर्बिटल नेवर मेक पाई बॉन्ड, क्योंकि पाई बॉन्ड बनता है लैटरल ओवरलैपिंग से और वो प्योर पी ऑर्बिटल करता है, राइट। तो अब समझ में आ गया कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। इसका मतलब है कि एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस दिस लोन पेयर शिफ्टेड फ्रॉम वेयर टू वेयर, sp3 ऑर्बिटल टू प्योर पी, क्योंकि अगर sp3 में रहेगा तो sp3 में रहकर तो पाई बॉन्ड नहीं बना सकता है। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, यहाँ तक ऑब्जर्व कर लिए। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ देखिए, ये पूरा स्ट्रक्चर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, राइट। ओवरऑल चार्ज है, ओवरऑल चार्ज, और इन्वर्स में कोई भी प्रोसेस होता है तो उसमें अगर इन्वर्स में कोई भी प्रोसेस रहेगा तो उसमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी फॉलो होगा। तो अगर मेरा ARS, कोई भी एक RS अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्या है? तो ऑल RS इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होगा। तो देखिए, ये ओवरऑल चार्ज या न्यूट्रल, ओवरऑल 1 पॉजिटिव और नेगेटिव, ओवरऑल क्या हो गया? 0। ये भी ओवरऑल क्या है? 0। इलेक्ट्रिकली क्या है? न्यूट्रल। तो ये भी क्या रहेगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो ये भी ओवरऑल न्यूट्रल, ये भी ओवरऑल न्यूट्रल। तो इसका हाइब्रिड बनेगा वो, उसको भी न्यूट्रल होना पड़ेगा, उसको भी क्या होना पड़ेगा? न्यूट्रल होना पड़ेगा। सिंपल सा लॉजिक है ना। हाइब्रिड में किसका कैरेक्टर रहेगा? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर का। और सारा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो रिजोनेंस हाइब्रिड क्या रहेगा? चार्ज रहेगा या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहेगा? न्यूट्रल रहेगा। एग्री? चलिए, तो यहाँ पे लिखिए, इन दोनों को लिखिए। अब तब मैं 1 बाय 1 ऑब्जर्व करा रहा हूँ। लिखिए, फ्रॉम दिस एग्जाम्पल वी ऑब्जर्व दैट, फ्रॉम दिस एग्जाम्पल वी ऑब्जर्व दैट from this example we observe that in the process of resonance, in the process of resonance
A state of hybridization is also changes in the process of resonance. A state of hybridization also changes अभी इस पॉइंट के बाद रुकिए, देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। यहाँ देखिएगा सब लोग, इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया जाएगा, राइट। तब पूछा जाएगा RS फर्स्ट में व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ नाइट्रोजन, तब आपका आंसर क्या रहेगा sp3, क्या रहेगा। सेकंड क्वेश्चन रहेगा RS फर्स्ट में, डीकेसिन में ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा, इसलिए यहाँ पे जो भी बोल रहे हैं समझिए कि मेरा जो थ्योरी अब चलेगा और डीकेसिन का प्रॉब्लम बनाइएगा तो लगेगा कि क्लास में ही बैठे हुए हैं, समथिंग लाइक दैट, ओके। सेकंड क्वेश्चन रहेगा कि इन RS फर्स्ट लोन पेयर प्रेजेंट इन विच ऑर्बिटल, आपका आंसर क्या रहेगा। जब तक RS फर्स्ट में है, क्या है, जब तक इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तब तक हाइब्रिड ऑर्बिटल में, किसमें, क्या बोले ना RS फर्स्ट में का हाइब्रिड क्या है sp3, इसका मतलब इस स्ट्रक्चर में लोन पेयर प्रेजेंट इन विच ऑर्बिटल sp3 ऑर्बिटल, हाइब्रिड नहीं बोलना है sp3 ऑर्बिटल। सेकंड क्वेश्चन रहेगा RS सेकंड में व्हाट द हाइब्रिडेशन ऑफ नाइट्रोजन sp2। अब क्वेश्चन पूछने का तरीका कि इस स्ट्रक्चर में आपको कंपाउंड ऐसे दे दिया जाएगा, ऐसे दिखाया नहीं जाएगा, सिर्फ ए दे दिया जाएगा 1 डिग्री एमाइड, ये क्या है, एमाइड है ना। तब पूछा जाएगा इन केस ऑफ 1 डिग्री एमाइड ड्यू टू रेजोनेंस हाइब्रिडेशन ऑफ नाइट्रोजन वेरी फ्रॉम वेयर टू वेयर, तब क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज हो गया ना, दोनों मिला के पूछ रहे हैं। तो sp3 से sp2 और sp2 से सिर्फ यहाँ से यहाँ जाएगा या यहाँ से यहाँ भी आएगा, यहाँ से यहाँ भी जाएगा और यहाँ से जाकर यहाँ रुकेगा नहीं। इस एरो का मतलब सिर्फ यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ भी है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। इसका मतलब इन केस ऑफ दिस स्ट्रक्चर हाइब्रिडेशन ऑफ नाइट्रोजन वेरी फ्रॉम वेयर टू वेयर sp3 टू sp2 एंड वाइस वर्सा, एग्री। तो क्वेश्चन को ऐसे घुमा कर पूछा जाएगा, तो जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा आंसर दे दीजिएगा, राइट। एक और पॉइंट लिखिए, इन दिस एग्जाम्पल at the time of resonance lone pair shifted from, in this example at the time of resonance lone pair shifted from hybrid orbital to pure p orbital, hybrid orbital to pure p orbital। बोले कृष्णानु वजह कोई पूछेगा कि क्यों, तो क्या बोलना है कि जब तक लोन पे जिस घर में है वो अपना उस घर को मॉडिफाई नहीं करेगा, वो किस घर में था, हाइब्रिड ऑर्बिटल में, जब तक वो मॉडिफाई करके प्योर पी नहीं बनेगा तब तक वो पाई बॉन्ड, बिकॉज, कंटिन्यू कर लीजिए, बिकॉज लोन पेयर फॉर्म पाई बॉन्ड, बिकॉज लोन पेयर फॉर्म पाई बॉन्ड। तो ये बात बोलना ही काफ़ी हो जाएगा। इसका मतलब है कि एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस लोन पेयर अपने आप को कहाँ से कहाँ चेंज कर लिया, हाइब्रिड टू प्योर पी, क्योंकि उसको क्या बनाना था, पाई बॉन्ड, एग्री। नेक्स्ट पॉइंट, इफ एनी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, if any resonating structure are electrically neutral, then all resonating structure must be electrically neutral. If any resonating structure are electrically neutral, electrically charged नहीं, electrically neutral, zero charge overall, then all resonating structure must be electrically neutral. Correct? At the same time, resonance hybrid should also be electrically neutral. At the same time, resonance hybrid, yes, if any resonating structure are electrically neutral, then all RS must be electrically neutral. यहाँ तक लिख लिए ऑनलाइन स्टूडेंट, yes sir. Then all RS must be electrically neutral. At the same time, resonance hybrid should also be electrically neutral. चलिए यहाँ देखिए, बोलिए
देखिए एक बात मुझे पता है कि इसमें 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, आपको नहीं पता है बट मुझे पता है। हाउ टू ड्रॉ रेजोनेंस हाइब्रिड, अच्छा यहाँ हाउ टू ड्रॉ रेजोनेंस हाइब्रिड, तो रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करने के लिए क्या करना चाहिए? तो सर रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करने के लिए जो रेजोनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको छोड़कर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दीजिए पहले। तो यहाँ पे रेजोनेंस में कौन कौन इन्वॉल्व है, रेजोनेंस किस किस सिस्टम के बीच में हो रहा है? तो सर ये रेजोनेंस में यहाँ पे 2 सिस्टम इन्वॉल्व था, लोन पेयर और पाई बॉन्ड। कौन कौन सा सिस्टम था? लोन पेयर और, तो आप स्ट्रक्चर जो मॉलिक्यूल का ड्रॉ करेंगे उसमें किसको किसको नहीं दिखाएंगे? पाई बॉन्ड का लोन पेयर को छोड़कर क्या ड्रॉ करना है? स्ट्रक्चर। आप में से कौन कौन लोग न्यू स्टूडेंट हैं जो आज फर्स्ट टाइम आए हैं क्लास में? चलिए मेरे तरफ से कोई भी रोक नहीं है। इफ़ यू आर गोइंग टू ज्वाइन कैटलिस्ट तो अगला 2 महीने तक के लिए एब्सोल्युटली फ्री है। क्लास 12th का आपको एडमिशन लेने से हो जाएगा। बट कल भी मेरे पास एक साउथ पॉइंट का स्टूडेंट आए थे, तो मैं उनको ये बोला था कि सैटरडे को क्लास को छोड़कर बाकी दोनों केमिस्ट्री क्लास करते रहिए, वो क्लास आपको समझ में आएगा। क्योंकि ट्यूसडे का वेडनेसडे को मैं फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा, तो पीछे का चैप्टर का अगर नॉलेज नहीं भी रहेगा तो आप उसको कैरी ऑन कर सकते हैं। बट इस क्लास में मैं पहले जो पढ़ाया हूँ इन लोग को, उसके बेसिस पे मैं बहुत सारा बात बोल रहा हूँ। तो अगर आप हाइब्रिडेशन जानते हैं तो मेरे तरफ से कोई बाउंड्री कंडीशन नहीं है, आप अटेंड कर सकते हैं। और अगर अभी से अटेंड करते हैं तो ऑब्वियसली आप मार्च में अप्रैल में जो बैच शुरू होगा उससे बहुत आगे निकल जाइएगा। लेकिन अगर यहाँ पे नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मैं बहुत कुछ यहाँ पे पहले बात कर चुका हूँ, तो ट्यूसडे वेडनेसडे को मैं उनको अलाउ किया हूँ, लेकिन सैटरडे को मैं जानबूझ के मना कर दिया था कि आपको इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। बट अगर आपको लगता है कि नहीं सर समझ में आ रहा है, देन यू कैन कैरी ऑन। ओके, चलिए यहाँ देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों के बीच का कैरेक्टर को देखेंगे। राइट, बोलिए यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, इस आरएस में कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। यहाँ पे कैसा बॉन्ड? तो यहाँ पे क्या लिखे हैं? डबल लिखे हैं, सिंगल लिखे हैं, पार्शियल डबल? पार्शियल डबल। राइट, अब यहाँ देखिए कार्बन नाइट्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे कैसा बॉन्ड है? तो बीच का कैरेक्टर क्या रहेगा? ये तो हो गया। अब 1 मिनट रुकिएगा, सारा कैरेक्टर दिखाना है। यहाँ पे नाइट्रोजन पे कितना चार्ज? बोला कीजिए थोड़ा बहुत। 0 चार्ज। और यहाँ पे कितना चार्ज? 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कंप्लीट 1 यूनिट। तो 0 चार्ज और 1 यूनिट कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज के बीच का कैरेक्टर? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, नहीं पार्शियल डेल प्लस। क्या लिखेंगे? डेल प्लस। यहाँ पे 0 चार्ज, यहाँ पे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो 0 चार्ज और 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज के बीच का कैरेक्टर क्या रहेगा? थोड़ा पॉजिटिव चार्ज, तो उसको बोलते हैं डेल प्लस। क्या बोलते हैं? डेल प्लस, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। एग्री? यहाँ पे कितना चार्ज? यहाँ पे कितना चार्ज? 0 चार्ज। अब विज्ञान कमाल कर देते हैं नहीं? चलिए ऐसे ही कमाल करते रहिए। 0 चार्ज और यहाँ पे कितना चार्ज? 1 यूनिट निगेटिव चार्ज। तो बीच का कैरेक्टर क्या लिखे हैं? तो यहाँ पे डेल प्लस और यहाँ पे डेल डैश माइनस। मैं जानबूझ के डेल डैश माइनस लिखा। 1 मिनट, लेट मी फिनिश। इसको डेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेल। मतलब थोड़ा चार्ज के लिए, जो कंप्लीट 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं था उसको हम लोग थोड़ा चार्ज को किससे दिखाते हैं? डेल पॉजिटिव या डेल। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये मेरा बन गया रेजोनेंस हाइब्रिड। तो देखिए यहाँ पे मैं कंप्लीट दोनों का कैरेक्टर हर एंगल से कैरेक्टर देखा। यहाँ पे 0 चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो बीच का कैरेक्टर लिया क्या? डेल प्लस। यहाँ पे 0 चार्ज, यहाँ पे 1 यूनिट निगेटिव, बीच का कैरेक्टर डेल डैश। मेरा क्वेश्चन है कि इसका इस ए निगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड और इस पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा या सेम होगा? ये भी एक ऑब्जेक्टिव है डेप्थ का। सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि अगर मेरा RS इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो ऑल RS क्या रहेगा? इलेक्ट्रिकली। और रेजोनेंस हाइब्रिड को भी क्या होना पड़ेगा? ओवरऑल 0 चार्ज। तो ओवरऑल 0 चार्ज कब होगा? जब जितना अमाउंट इसका रहेगा उतना ही अमाउंट इसका रहेगा। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। करेक्ट। इसका मतलब इस केस में डेल प्लस और डेल डैश माइनस का मैग्नीट्यूड डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा? सेम रहेगा। एक मैं जानबूझ के दिया आपका कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए, क्योंकि मैंने जो लिखवाया वो सही से आप लिखे या नहीं लिखे हैं।
तो यहाँ से चेक हो गया, तब मैंने पूछा कि इसका वैल्यू इसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट रहेगा सेम रहेगा, सेम रहेगा, करेक्ट। ऐसे मैं खुद के लिए करते रहता तो यहाँ पर डेल माइनस ही लिखता, बट आपको समझाने के लिए मैंने जानबूझ कर डेल डैश माइनस लिख दिया। हाँ डिफरेंट हो सकता है। चलिए तो बोलिए यहाँ तक इस एग्जाम्पल से आपने क्या क्या बात सीखा। पहला तो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात सीखे कि लोन पेयर अपना घर मॉडिफाई कर लेता है एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस। कहाँ से कहाँ शिफ्ट कर जाता है, हाइब्रिड से प्योर। दूसरा बात सीखे कि लोन पेयर रेजोनेंस में जाता है तो कौन सा बॉन्ड बनाता है, सिग्मा या पाई। अब पाई बनाने के लिए उसको तो प्योर पी में रहना ही पड़ेगा, कहाँ रहना पड़ेगा। तीसरा बात सीखे कि जिसके तरफ से एरो जाता है तो उसको एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है और सामने वाला को एक इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट, बट एक कार्बन बीच में फंस गया, इधर से इसको एक का लॉस, इसका इधर से एक का प्रॉफिट, तो नो प्रॉफिट। दैट्स वाई कार्बन पर ने कोई चार्ज दिखाया, ना ही पॉजिटिव ना ही निगेटिव। एग्री। एक बात और सीखे कि रेजोनेंस के प्रोसेस में स्टेट ऑफ हाइड्रोजन किसी भी एटम का चेंज होता है, मॉडिफाई होता है, sp3 से sp2 एंड sp2 से sp3, करेक्ट। अब बोलिए वेरी ऑनेस्टली एनसीईआरटी के एक पैराग्राफ से काम चलेगा। और अब मैं बता रहा हूँ, अभी मैंने रेजोनेंस का 2% भी कवर नहीं किया है, रेजोनेंस जस्ट स्टार्ट हुआ है। आज से आप लोग ऑर्गेनिक स्टार्ट किए हैं पढ़ना। चलिए अब हेडिंग बनाइए। ऑफिस मतलब नॉमेनक्लेचर तो क्या था, जस्ट एक नाम लिखे थे ना। देखिए आप लोग ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर या तो बहुत बड़ा है नहीं तो कुछ नहीं है। सर यहाँ से ऊपर का क्या रोल, यहाँ से ऊपर का बोलिए, मतलब यहाँ से ऊपर मतलब ऐसे देखिएगा पूरे बॉडी के रेस्पेक्ट में इसका तो बहुत साइज छोटा है ना, बट वैसे ही नॉमेनक्लेचर। ये बताइए कि क्वेश्चन फ्रेम किया गया और ऐसे रहेगा 1 क्लोरो 1 फिनाइल प्रोपीन, राइट, और आपको स्ट्रक्चर ही लिखने हैं। और उसके बाद मैं बोलूँगा 1 क्लोरो 1 फिनाइल प्रोपीन पे HBr पेरोक्साइड ले लिए तो ये बनेगा, उस पर ये लिए तो B बनेगा, उस पर ये लिए तो C बनेगा, और पहले ही स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करने आ रहा है। स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ कीजिएगा, हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर, समझ में आ गया। हम लोग का नामकरण क्यों हुआ है, यस तो उसका भी ऑर्गेनिक का हर एक चैप्टर का उतना ही इंपॉर्टेंस है। बिना नॉमेनक्लेचर का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आप कर पाते, आपसे हो पाता, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। तो आप इंपॉर्टेंस तो आप ही जान रहे थे, इसलिए उसको ऐसे डिफाइन मत कीजिए कि नॉमेनक्लेचर से कितना क्वेश्चन आएगा, क्योंकि पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में घूमेगा वो। लिखिए हेडिंग में आइए, हाउ टू राइट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हाउ टू राइट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हाउ टू राइट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब सबसे पहले स्टूडेंट आपको ये जानना पड़ेगा कि रेजोनेंस किसके किसके बीच में होता है। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेजोनेंस किसके किसके बीच में होगा और किसके किसके बीच में नहीं होगा। तो यहाँ देखिए रेजोनेंस पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में होता है। पहला पॉइंट किसके किसके बीच में, पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में। तो पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में कितना केस, पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में 3 केस हो जाएगा। ए भी होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड और ए भी होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड। फिर क्या केस बन सकता है, ए होमोएटॉमिक और ए हेट्रोएटॉमिक। एक और केस क्या बनेगा, हेट्रोएटॉमिक और, इसका मतलब इसमें 3 केस हम लोग डील करेंगे, राइट। तो रेजोनेंस किसके बीच में, पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में। जैसे इससे पहले का एग्जांपल जो लिए थे उसमें रेजोनेंस किसके बीच में हो रहा था, लोन पेयर और पाई बॉन्ड के बीच में। किसके बीच में, एक लोन पेयर था, दूसरा क्या था, पाई बॉन्ड। एग्री। तो रेजोनेंस में एक सिस्टम तो रहेगा पाई बॉन्ड से पाई बॉन्ड के बीच में, सब कुछ ध्यान से सुनिएगा। दूसरा
रेजोनेंस होता है पाई बॉन्ड और लोन पेयर के बीच में। किसके बीच में? पाई बॉन्ड और लोन पेयर के बीच में। थर्ड रेजोनेंस होता है पाई बॉन्ड और निगेटिव चार्ज के बीच में। इसमें पाई बॉन्ड एंड निगेटिव चार्ज। तो सर लोन पेयर बोल दिए तो ऑब्वियसली निगेटिव चार्ज तो आ ही गया, राइट? क्योंकि वन निगेटिव चार्ज का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन? वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट आपको तो जानना चाहिए ना, जैसे रेजोनेंस चैप्टर शुरू किया है और रेजोनेंस किसके बीच में करना है वही पता नहीं है, राइट? नेक्स्ट रेजोनेंस होता है पाई बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज के बीच में। बोलिए, पाई बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज के बीच में। फिर रेजोनेंस होता है निगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज के बीच में। निगेटिव चार्ज एंड फिर रेजोनेंस होता है पॉजिटिव चार्ज एंड लोन पेयर के बीच में। मतलब ये सब आपस में रेजोनेंस कर सकता है, रेजोनेंस रिलेटेड है, राइट? और रेजोनेंस किसके बीच में नहीं होगा? एक मिनट। लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में रेजोनेंस नहीं होगा। क्यों और कैसे? थोड़ा देर के बाद, राइट? इसमें लाइट चार्ज मतलब मैं उसी पे आ रहा हूँ। लोन पेयर के बीच रेजोनेंस नहीं होगा। निगेटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के बीच रेजोनेंस नहीं होगा। पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच रेजोनेंस नहीं होगा। ठीक है? तो बोलिए रेजोनेंस में कौन कौन इन्वॉल्व रहेगा? या तो रेजोनेंस पाई बॉन्ड से पाई बॉन्ड के बीच में होगा, या पाई बॉन्ड से लोन पेयर के बीच में होगा, या पाई बॉन्ड और निगेटिव चार्ज के बीच में होगा, या पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज के बीच में होगा, या निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में हो सकता है, या पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर के बीच में हो सकता है। किसके बीच में नहीं होगा? तो सर लोन पेयर के बीच में रेजोनेंस अलाउड नहीं है। क्यों नहीं है? थोड़ा देर के बाद। निगेटिव चार्ज के बीच में रेजोनेंस, ये तो यहाँ से ही लॉजिक हो गया, राइट? और फिर पॉजिटिव चार्ज के बीच में रेजोनेंस नहीं होगा। तो इतना सिस्टम आपस में रेजोनेंस करेगा और वो तीनों सिस्टम आपस में रेजोनेंस नहीं करेगा। देखिए निगेटिव चार्ज और लोन पेयर, आप खुद बताइए रेजोनेंस करेगा? तो निगेटिव चार्ज का मतलब लोन पेयर, तो आपस में रेजोनेंस करता है। तो यहाँ से ही लॉजिक क्या हो गया? नहीं होगा। एग्री? थोड़ा देर के बाद सब क्लियर हो जाएगा कि क्यों मैंने ऐसे लिखा है। मैंने आगे का बात को अभी लिखवा दिया, समरी कर दिया कि किसके किस पे, जिसके दिमाग में चलेगा ना कि रेजोनेंस करेगा कौन, तो रेजोनेंस ये सब सिस्टम करेगा। एग्री? लोन पेयर नहीं होगा। चलिए क्यों नहीं होगा? सर निगेटिव चार्ज का मतलब ही लोन पेयर था। निगेटिव चार्ज का मतलब क्या था? लोन पेयर। यहाँ देखिए स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। रेजोनेंस में अगर एक एरो ऐसे है, इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है? लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से। तो रेजोनेंस के प्रोसेस में कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो कोई इलेक्ट्रॉन लेगा, कोई देगा तो कोई इलेक्ट्रॉन लेगा। इसका मतलब एक एरो ऐसा है तो दूसरा एरो कभी कैसा होना पड़ेगा? ऐसा होना पड़ेगा। इसका मतलब रेजोनेंस के प्रोसेस में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो एरो का डायरेक्शन है वो जस्ट अपोजिट रहेगा या सेम डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन में रहेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है, अब हर जगह पे थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि स्टूडेंट वेक्टर भी तो पढ़ लिए हैं। बोलेंगे सर आपने तो यहाँ पे एक ऐसे कर दिया, एक ऊपर कर दिया शुभांकर, मतलब ये तो सेम ही डायरेक्शन रहा ना। डायरेक्शन का मतलब ऐसे, राइट? यहाँ पे डायरेक्शन का मतलब क्या है? सेम डायरेक्शन में फ्लो, मतलब एक ऐसे तो एक ऐसे, करेक्ट? और एक एरो ऐसे तो दूसरा एरो कैसे रहेगा? ऐसे। एग्री? इसका मतलब ये यहाँ से कोई सिस्टम इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कोई सिस्टम क्या कर रहा है? ले रहा है। तो इसका मतलब रेजोनेंस के प्रोसेस में डायरेक्शन ऑफ एरो का अपोजिट रहेगा या सेम डायरेक्शन? सेम डायरेक्शन। इसका मतलब रेजोनेंस में ए अलाउड है। बोलिए रेजोनेंस में ए अलाउड है? ये आपको लग रहा हो बहुत छोटा पॉइंट है, बट मेरे अकॉर्डिंग बहुत बड़ा बातें है, ये बहुत हेल्प कर देगा आपको। तो रेजोनेंस में इस टाइप का सिचुएशन पॉसिबल
नहीं है। वजह सर ए भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ए भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो क्या इलेक्ट्रॉन का फ्लो आगे बढ़ेगा? इलेक्ट्रॉन का फ्लो आगे, इसका मतलब आज के बाद रेजोनेंस के प्रोसेस में ऐसा अलाउड नहीं है। करेक्ट? बोलिए रेजोनेंस में ए अलाउड है? यहाँ पे दोनों ही इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ए भी ले रहा है और ए भी, इसका मतलब रेजोनेंस के प्रोसेस में ना ए अलाउड है और ना ए अलाउड है। एग्री? इसका मतलब यहाँ से एक बहुत छोटा सा पॉइंट से आपने क्या सीखा कि रेजोनेंस के प्रोसेस में डायरेक्शन ऑफ एरो जस्ट अपोजिट रहेगा या सेम डायरेक्शन? सेम डायरेक्शन रहना है। एग्री? इसको बॉक्स में लिख लीजिए, बहुत बड़ा पॉइंट है। अब यहाँ देखिए, अभी छोटा छोटा पॉइंट लिख रहे हैं जिसके हेल्प से हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना शुरू करेंगे। यहाँ देखिए स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, एक कैसा डबल बॉन्ड, कैसा पाई बॉन्ड, हेट्रोएटॉमिक या होमोएटॉमिक? वैसा पाई बॉन्ड जिसमें सेम एटम के बीच बनता है उसको बोलते क्या है? तो इसमें और इसमें किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है? दोनों का सेम है, बोथ आर sp2 कार्बन, राइट? तो आज के बाद अगर होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड रहेगा, कौन सा? इफ पाई बॉन्ड इज होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड, देन इन द प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस पाई बॉन्ड कैन ओपन इन बोथ वे। मतलब ए पाई बॉन्ड दोनों तरफ ओपन हो सकता है, इधर भी और इधर भी, राइट? इन केस ऑफ होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड इन द मैं लिखवा दूंगा, बहुत बड़ा पॉइंट है। इन द प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस इन केस ऑफ होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड कैन बी ओपन इन बोथ वे, मतलब उधर भी और इधर भी हो सकता है। लिखिए एक लाइन, इन द प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड कैन ओपन इन बोथ वे। इन द प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड कैन बी ओपन इन बोथ वे। होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड कैन बी ओपन इन ओनली वन वे या दोनों तरफ? इधर भी ओपन हो सकता है और इधर भी ओपन हो सकता है, राइट? चलिए यहाँ देखिए, एक कैसा पाई बॉन्ड, होमोएटॉमिक या हेट्रोएटॉमिक? हेट्रोएटॉमिक। बोलिए हेट्रोएटॉमिक पाई बॉन्ड में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन और यहाँ पे नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन। तो इन केस ऑफ हेट्रोएटॉमिक पाई बॉन्ड ऑलवेज ओपन टुवार्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। किसके तरफ ऑलवेज ओपन होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के तरफ, राइट? उसके पीछे का, एक मिनट रुकिए, लिखना नहीं है, उसके पीछे का वजह यह है कि यहाँ पे पाई क्लाउड है। पाई क्लाउड समझते हैं ना? ये पाई क्लाउड क्या बिल्कुल सेंटर में रहेगा या थोड़ा ऑक्सीजन की तरफ शिफ्टेड रहेगा? थोड़ा ऑक्सीजन की तरफ शिफ्टेड रहेगा। दैट्स व्हाई इन द प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस, और लास्ट में एक टर्म लिखेंगे जिसमें आप भी बच जाइएगा और मैं भी बच जाऊंगा, इन जनरल। तो इन द प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस हेट्रोएटॉमिक पाई बॉन्ड ओपन टुवार्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसका मतलब ए अलाउड है बट ए अलाउड नहीं है। ये नहीं लगता कि सर इस केस में उल्टी गंगा बहा रहे हैं? नहीं समझे? गंगा गंगोत्री से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, राइट? उल्टा हो जाता है क्या? अभी तक तो नहीं। तो ये नहीं लग रहा है कि सर जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उससे हम लोग इलेक्ट्रॉन लेके कार्बन को दे रहे हैं? यही रीज़न है एक्चुअल, दिस इज द रीज़न कि किसके तरफ ओपन होता है, टुवार्ड्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या टुवार्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इस केस में भी रेजोनेंस में किसके तरफ ओपन होगा? ए अलाउड। बट सबसे बड़ा यहाँ पे मुझे कन्फ्यूजन ये रहता है कि स्टूडेंट क्या करते हैं, बातों को रॉन्गली इंटरप्रेट कर लेते हैं। ए स्टेटमेंट मैंने पाई इलेक्ट्रॉन के लिए दिया, नॉट लोन पेयर के लिए। मैंने किसके लिए दिया? लोन पेयर के लिए दिया या पाई बॉन्ड के लिए बात बोल रहा हूँ? मैं नहीं बोल रहा हूँ कि लोन पेयर का फ्लो नहीं हो सकता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से। मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ
पाई इलेक्ट्रॉन के लिए, राइट। तो लिखिए एक लाइन यहाँ पे, इसको सेंटेंस बनाइए। इन केस ऑफ हेटेरोएटॉमिक पाई बॉन्ड, in case of heteroatomic pi bond open towards more electronegative atom in resonance. In heteroatomic pi bond open towards more electronegative atom in the process of resonance in general. Pi bond open towards more electronegative atom in resonance in general. मतलब किसके तरफ होगा, अगर हेटेरोएटॉमिक पाई बॉन्ड रहेगा तो किसके तरफ ओपन होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। बट व्हाट अबाउट होम एटॉमिक, सब सर डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन दोनों तरफ ओपन हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन दोनों तरफ ओपन हो सकता है, करेक्ट। अब लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, ये सब छोटा छोटा पॉइंट बना रहे हैं। फॉर द नेक्स्ट पॉइंट लिखिए बढ़िया से पॉइंट बनाकर, फॉर द प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस, फॉर द प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस, नेक्स्ट पॉइंट, फॉर द प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस, ये जितने भी ऑनलाइन हैं या ऑफलाइन हैं, अगर आपका फाइनल एग्जाम भी आ रहा है, कुछ भी एक्सक्यूज है, बाकी क्लास आप मिस कर दीजिए, प्लीज़ ऑर्गेनिक मिस मत कीजिएगा। अगला 2 क्लास भी अगर मिस कर दिए तो अगला कम से कम तो 20 क्लास आपको नहीं कुछ समझ में आएगा। आज का क्लास अगर कोई मिस कर देगा तो नेक्स्ट क्लास में उसको पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ, बिल्कुल हवा नहीं लगेगा। ये नॉमेनक्लेचर नहीं है कि मुझे पकड़ लीजिएगा, और ना ही मोल कॉन्सेप्ट है कि पकड़ लीजिएगा। आज के बाद तो अगर एक भी क्लास का गैप किए या 2 क्लास का तो आप बहुत टैलेंटेड हैं, मॉरिसन बॉयड वगैरह पढ़ रहे हैं, तब पकड़ पाएंगे शायद, अदरवाइज नहीं पकड़ पाइएगा, क्योंकि मैं एक क्लास में बहुत कुछ बोलकर आगे बढ़ जाऊँगा। इसलिए होता ना एक्सक्यूज़ कि स्कूल का एग्ज़ाम को इतना ना हाइप कर देते हैं, तो अभी प्लीज़ हाइप मत कीजिए। स्कूल का एग्ज़ाम में 5 मार्क्स कम भी आ जाएगा तो कोई बात नहीं है, बट अभी मेरा ऑर्गेनिक का एक क्लास भी एक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। फॉर द प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस 2 पॉइंट हैव टू बी इवेलुएटेड। फॉर द प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस 2 points have to be evaluated. First, which atom will participate in resonance? Which atom will participate in resonance? Which atom will participate in resonance? ये पहला पॉइंट है। मतलब रेजोनेंस का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए पहला पॉइंट क्या दिमाग में आना चाहिए कि कौन कौन सा एटम रेजोनेंस के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने वाला है, राइट। सेकंड, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब 1 मिनट रुकिएगा, पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा, 2 पॉइंट हम लोग को निकालना है, कौन कौन सा एटम रेजोनेंस के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा। तो आपके माइंड में आ गया सर रेजोनेंस का प्रोसेस में पार्टिसिपेट का एटम तो पार्टिसिपेट करता नहीं है, बट रेजोनेंस का प्रोसेस में पाई बॉन्ड तो पार्टिसिपेट करता है, तो पाई बॉन्ड तो किसी एटम का ही रहेगा ना। और सपोज कीजिए कि यहाँ पे ये पाई बॉन्ड, ध्यान से सुनिएगा, C1 C2, राइट। ये पाई बॉन्ड अगर रेजोनेंस में जा रहा है तो पाई बॉन्ड किसका, C1 का और C2 का, वो किसका, इसका मतलब C1 C2 यहाँ पे रेजोनेंस के प्रोसेस में इन्वॉल्व है। अरे पाई इलेक्ट्रॉन जा रहा है रेजोनेंस में, तो पाई इलेक्ट्रॉन सिर्फ C1 का है, C2 का है, या दोनों का है, दोनों का है। लोन पेयर अगर इन्वॉल्व है तो लोन पेयर तो किसी एटम का ही रहेगा ना। पॉजिटिव चार्ज किसी एटम पे ही रहेगा, बीच में तो नहीं रहेगा। निगेटिव चार्ज किसी एटम पे ही रहेगा। इसका मतलब है कि जो मैंने पहला पॉइंट लिखा कि व्हिच एटम विल पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, तो वो निकालने के लिए वो जो पाई बॉन्ड जो रहेगा या लोन पे जो रहेगा या पॉजिटिव चार्ज जो रहेगा या निगेटिव चार्ज जो रहेगा, वो कौन कौन सा एटम का है, वही एटम मेरा क्या काउंट में होगा कि वो सारा एटम रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। एग्री। सेकेंड पॉइंट क्या है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, हाउ कैन वी फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मैंने एक सेकंड स्ट्रक्चर लिखा था, बेंजीन के बाद जो मैंने स्ट्रक्चर लिया तो मैंने डायरेक्शन खुद से दे दिया कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा और वहाँ पे जाएगा एक डायरेक्शन। तो वो आपको निकालना है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, कहाँ से कहाँ की तरफ जाएगा और कहाँ से कहाँ पे आएगा। तो उसको हम लोग 5 केस या 6 केस में पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए डिवाइड करूँगा, और उस 6 पॉइंट को याद रखिएगा, यही समझिए कि आपका फाउंडेशन बन रहा है।
तो अब पहला पॉइंट लिखिए। हेडिंग वही चलेगा, केस फर्स्ट। अभी मेन हेडिंग क्या है, एक ही हेडिंग के अंदर बहुत सारा हेडिंग नहीं बनाएंगे। मेरा मेन हेडिंग है हाउ टू राइट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो कुछ नया बात के लिए हैशटैग एक नया बात शुरू हो गया। अब यहाँ से ए ट्रेंड करेगा। अब यहाँ देखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए तो इफ पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड, if pi bond conjugated with pi bond, if pi bond conjugated with pi bond, बोलिए यहाँ पे कौन सा एक नया टर्म आ गया, कंजुगेशन। नहीं, इसको 3 बार अंडरलाइन कर दीजिए। इफ पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड, आज फर्स्ट टाइम आपने एक नया टर्म सीखा। पाई बॉन्ड तो पहले से जानते थे, कौन सा टर्म, कंजुगेशन। और पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड में कितना केस बनेगा लोकेश, 3 केस, होमोएटॉमिक होमोएटॉमिक, होमोएटॉमिक हेट्रोएटॉमिक और हेट्रोएटॉमिक हेट्रोएटॉमिक। इसको 3 केस में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो सर सबसे पहले आप समझा दीजिए कंजुगेशन का मतलब, राइट, व्हाट द मीनिंग ऑफ, एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाट द मीनिंग ऑफ कंजुगेशन। यहाँ देखिए स्टूडेंट, तो आज के बाद कोई भी दो सिस्टम आपस में रेजोनेंस तभी करेगा जब वो आपस में कंजुगेशन में रहेगा। तो सर सिस्टम का मतलब, तो सिस्टम का मतलब तो बताए थे ना कि रेजोनेंस में कौन कौन किसके साथ रेजोनेंस होता है। पाई बॉन्ड का पाई बॉन्ड के साथ हो सकता है, और किसका, पाई बॉन्ड का लोन पेयर। तो पाई बॉन्ड का लोन पेयर के साथ होगा, वही तो मेरा सिस्टम है। रेजोनेंस जिसके साथ होगा वही क्या रहेगा, रेजोनेंस का सिस्टम रहेगा, राइट। तो इसका मतलब है कंजुगेशन का मतलब है कि जो भी दो चीज़ आपस में रेजोनेंस करेगा उसके बीच में कंजुगेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अगर वो आपस में कंजुगेशन में नहीं रहेगा तो रेजोनेंस नहीं करेगा। तो इसमें सबसे क्रूशियल पॉइंट कि सर कंजुगेशन पता कैसे चलेगा कंजुगेशन में है या नहीं है। तो जो भी दो सिस्टम आपस में रेजोनेंस करेगा उसके बीच में 1 का गैप होना पड़ेगा। कितना गैप, 1 का गैप। इसका मतलब इस पाई बॉन्ड और इस पाई बॉन्ड के बीच में कितने का गैप है, ये पाई बॉन्ड कंटिन्यूअस पाई बॉन्ड है या बीच में 1 का गैप है। इसको ऐसे पढ़ते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, राइट। तो अगर दो पाई बॉन्ड के बीच में अगर 1 का गैप रहेगा, कितने का, तो उसको बोलेंगे कि बोथ पाई बॉन्ड आर कंजुगेटेड। इफ 2 पाई बॉन्ड, एक मिनट, इफ 2 पाई बॉन्ड के बीच में यहाँ देखिए जनरली बुक वगैरह में ये भी लिखा रहता है, तो मिसकॉन्सेप्शन है। जनरली बुक में लिखा रहता है कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अगर दो डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग वो दो डबल बॉन्ड को कंजुगेशन बोलेंगे। बट वो एक्चुअल में करेक्ट है, बट वो जनरलाइज डिफिनेशन नहीं है। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 पाई बॉन्ड के बीच में 1 का गैप रहेगा तो हम लोग बोलेंगे बोथ पाई बॉन्ड आर कंजुगेटेड टू ईच अदर, बोथ पाई बॉन्ड आर व्हाट, कंजुगेटेड टू ईच अदर। तो इन दोनों पाई बॉन्ड के बीच में कितना गैप, 1 का गैप है। सर वो गैप किसका रहेगा, तो वो गैप सिंगल बॉन्ड का भी हो सकता है और डबल बॉन्ड का भी हो सकता है। किसका किसका, सिंगल बॉन्ड का एज वेल एज डबल बॉन्ड का। फॉर एग्जांपल आप लोग ऐसे ही इसको लैंग्वेज बना लीजिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर दोनों पाई बॉन्ड के बीच में 1 का गैप रहेगा तो दोनों पाई बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे बोथ आर कंजुगेटेड टू ईच अदर। इफ देयर इज ए गैप बिटवीन 2 पाई बॉन्ड, देयर इज ए 1 गैप between 2 pi bond, then both pi bond are conjugated. तो जो मैंने अभी सिखाया उसके बेसिस पे, यहाँ देखिए उसके बेसिस पे
ये दोनों आपस में कंजुगेशन में है या नहीं है? इसको बोलते हैं बोथ आर व्हाट? कंजुगेटेड। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे दो पाई बॉन्ड, कोई भी दो पाई बॉन्ड, यहाँ देखिए ए और ए आपस में कंजुगेशन में है? वन का गैप है? इसका मतलब ए और ए आपस में कंजुगेशन में नहीं है। व्हाट अबाउट दिस एंड दिस? है। वन, ए और ए, इन दोनों के बीच में वन का गैप है ना? वो गैप क्या, इज इट कंपल्सरी वो गैप सिंगल बॉन्ड का हो? यही तो मैं सिखाना चाह रहा था। वो गैप सिंगल बॉन्ड का भी हो सकता है और डबल बॉन्ड। इससे मुझे मतलब नहीं है कोई सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड है, बस वन का गैप होना चाहिए। वन का अल्टरनेट पे अगर रहेगा, कितने के? वन का अल्टरनेट पे जो पाई बॉन्ड रहेगा वो आपस में क्या कहलाएगा? आर इन कंजुगेशन। आर इन व्हाट? कंजुगेशन। दैट गैप कैन बी ऑफ सिंगल बॉन्ड एज वेल एज डबल बॉन्ड। एग्री? लेकिन जनरली जो मिसकॉन्सेप्शन स्टूडेंट का माइंड में भर जाता है, वो सोचते हैं कि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, बीच में जो गैप रहेगा वो सिंगल बॉन्ड का रहेगा, तभी कंजुगेशन बोलेंगे, जो कि मिसकॉन्सेप्शन है। इसलिए मैंने कंजुगेशन के लिए क्या सिखा रहा हूँ आपको कि इज इट कंपल्सरी दैट गैप इज कंपल्सरी टू बी ए सिंगल बॉन्ड, या इट कैन बी सिंगल बॉन्ड एज वेल एज डबल बॉन्ड। दैट्स वाई अकॉर्डिंग टू माई डिफिनेशन ए डबल बॉन्ड, ए पाई बॉन्ड और ए पाई बॉन्ड आपस में कंजुगेशन में है, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक का गैप है। ये दूसरी बात है, एक गैप डबल बॉन्ड का है। ये दूसरी बात है, गैप किसका है? डबल बॉन्ड का। समझे नहीं समझे? बोथ आर कंजुगेटेड। ओके, तो अभी सिर्फ पाई बॉन्ड से पाई बॉन्ड को मैंने आप सिखाया। तो आज के बाद कोई भी दो पाई बॉन्ड को कंजुगेशन में कब बोलेंगे? जब दोनों पाई बॉन्ड क्या हो? वन के गैप पे अल्टरनेट हो। राइट? यहां देखिएगा, तो 4 दिन और वेट कर लीजिए, फिर एसी का सर्विसिंग करवा दिया जाएगा। लेकिन मैं इसको नहीं चलाऊंगा, हालांकि अभी चला सकते हैं, जब लाउड स्पीकर से पढ़ाते रहते हैं ना उससे, तो नहीं चलाते थे, उसका पूरा आवाज़ साउंड वहाँ तक आते रहता है। तो जस्ट इसको लगा के रखते हैं कि काश किसी दिन इससे हवा मिलेगा। बट मुझे तो और एक्चुअल फैक्ट ये है, मैं आप लोगों को क्रिटिसाइज नहीं करूँगा, यहाँ पे आप भी आ जाइएगा ना तो इतना प्रेशर डेवलप रहता है। नहीं, पोडियम पे आ गए, अब आपको तो कंटिन्यूअस फ्लो में रहना पड़ेगा, ये भी सुनते रहना पड़ेगा ऑनलाइन में है या नहीं है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, अभी वो सब नहीं चलता है। मुझे याद है कि फर्स्ट डे जब मैं क्लास ले रहा था ना, तो अपने आप को देखते रहता था रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब बिल्कुल अनइजी था ना, आज तक लाइफ में कभी रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे थे। इट इज़ काइंड ऑफ व्हाट एक्टिंग, बट ये तो बिल्कुल सुपर नेचुरल एक्टिंग हो रहा है। एक्टिंग में तो थोड़ा सा होता है कि नहीं, अपने आप को थोड़ा सा बना कर, जो एकदम इससे ज़्यादा नेचुरल क्या हो सकता है? हाँ जी चलिए, क्या पढ़ना है? ओके, रेजोनेंस स्टार्ट हो गया था। तो बिल्कुल कम्प्लीटली नेचुरल एक्टिंग है। और टीचिंग क्या है? एक आर्ट ही है, एक्टिंग ही है। मतलब मुझे पता है, बट उस टफ चीज़ों को कितना आसान भाषा में आपको समझा दें, दैट्स व्हाई कि आपको लगे ये चीज़ें टफ नहीं है। तो इसी बात पे बोलिए, ए और ए आपस में कंजुगेशन में है या नहीं है? तो देखिए, एक मिनट, तो इसका मतलब है कि मैंने अभी जो सिखाया थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग तो कंजुगेशन में नहीं है, बट आज के बाद कोई भी पाई बॉन्ड वन के गैप पे अगर ऐसे सजाया हुआ रहे, डबल बॉन्ड वन गैप, डबल बॉन्ड वन गैप, डबल बॉन्ड वन गैप, तो उसको हम लोग आपस में कंजुगेशन में बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इट इज़ काइंड ऑफ, अगर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल सिंगल, यहाँ से लेकर 5 बजे तक भी अगर ऐसा हो जाए, तो तिनियाली का पाई बॉन्ड और 5 बजे का आपस में क्या कहलाएगा? कंजुगेशन। इसका मतलब कंजुगेशन के डिफिनेशन को एक्सटेंड कर रहा हूँ। पहले मैंने बोला कि अगर दो पाई बॉन्ड आपस में वन का गैप पर है, लेकिन कंटिन्यूसली वन का गैप पे आगे तक मिलते रहे, तो जहाँ तक वन का गैप मेंटेन करते हुए डबल वन गैप, पाई बॉन्ड वन गैप, पाई बॉन्ड वन गैप, पाई बॉन्ड वन गैप। इसको पढ़ने का थोड़ा बढ़िया से पढ़ने का तरीका, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से अगर रिलेटेड रहेगा तब भी हम लोग क्या बोलेंगे? बोथ आर कंजुगेटेड। समझ गए? इसलिए सिर्फ वन का गैप नहीं, वन का गैप को मेंटेन करते हुए अगर डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अगर मेंटेन हो रहा है, तब भी उसको क्या बोलेंगे? आपस में कंजुगेटेड है। एग्री?
इसका मतलब पहला डिफिनेशन क्या शुरू किया कि 1 का गैप होना चाहिए, बट उसी 1 के गैप को मेंटेन करते हुए अगर आप आगे जाते हैं, किसको मेंटेन करते हुए, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो इसके बीच में कितना है गैप, 1 का। और फिर देखिए ए और ए आपस में क्या है कंजुगेशन में, ए और ए आपस में क्या है, तो ए और ए आपस में भी क्या हो गया है कंजुगेशन। और इस तरीके से कहाँ तक सर, कहीं तक जाते रहे तो फर्स्ट और लास्ट को क्या बोलेंगे, बोथ आर कंजुगेटेड टू ईच अदर। एग्री? आप लोग समझ पा रहे हैं कि मैंने क्या समझाया, क्या समझाया? एक गैप को मेंटेन करते हुए अगर आगे तक अगर चेंज जाता है तो उसको भी हम लोग आपस में क्या बोलेंगे कि बोथ सिस्टम आर कंजुगेटेड टू ईच अदर। इसको अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए, एक्सप्लेन बाय योरसेल्फ। अब यहाँ देखिए, पहले इसको लिख लेते हैं, मैं बहुत सारा एग्जाम्पल लेने वाला हूँ अभी। यहाँ देखिए ए और ए आपस में कंजुगेशन में है, बोथ आर कंजुगेटेड। और अगर इस चीज़ को मेंटेन करते हुए डबल बॉन्ड 1 गैप डबल बॉन्ड 1 गैप डबल बॉन्ड, इस तरफ चीज़ को मेंटेन करते हुए अगर आगे तक जाते हैं तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, बोथ आर। इसलिए अगर अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल, इसको हम शॉर्टकट में से अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड अगर मिलता है अल्टरनेट करते हुए तो उसको हम बोलते हैं कंजुगेटेड पॉलिन। क्या बोलते हैं, बोलिए मेरे साथ, कंजुगेटेड। पॉली का मतलब एक से ज़्यादा, इन का मतलब अल्कीन, इन का मतलब पॉलिन, इन मतलब अल्कीन, तो एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड को बोलेंगे पॉलिन। और कंजुगेटेड पॉलिन का मतलब होता है अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसी का नाम है कंजुगेटेड पॉलिन। तो कंजुगेशन का मतलब इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंजुगेटेड अल्कीन, दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट, कंजुगेटेड पॉलिन। ठीक है, तो अभी हम लोग कंजुगेशन के डिफिनेशन को थोड़ा वाइड कर दिए। अगर इस चीज़ को वाइड नहीं करते तो आपको लगता है कि ये और ये तो आपस में कंजुगेशन में है, बट इसको आपस में कंजुगेशन में नहीं बोलते। बट अब क्या बोलेंगे, अगर कोई भी पाई बॉन्ड ऐसे मेंटेन करता है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट सिंगल डबल, तो वो भी आपस में क्या रहेगा, कंजुगेशन में रहेगा। मैं आऊँगा उस पर। पॉलिन का मतलब, पॉली का मतलब एक से ज़्यादा, इन का मतलब अल्कीन, बट उसको मैं पढ़ाऊँगा, एक अलग टॉपिक ही पढ़ाएंगे जिसका हेडिंग रहेगा पॉलिन। और पॉलिन को 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, क्यूमुलेटेड, कंजुगेटेड, आइसोलेटेड। बट अभी वो राइट टाइम नहीं है। हाँ बोलिए। इसको सिर्फ बोलिए कि दिस एंड दिस आर कंजुगेटेड, बाकी अभी कुछ मत बोलिए, आधा अधूरा चीज़ नहीं लिखेंगे, इसका राइट टाइम ये नहीं है कि इसको क्या बोलेंगे। हाँ बोलिए, तो प्लीज़ बात मत कीजिए। हाँ चलिए, इनका क्वेश्चन है कि सर कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड रहेगा तो क्या रहेगा। तो पहला बात है कि वो अभी राइट टाइम मुझे नहीं दिख रहा है। एक्चुअली कंटिन्यूअस, 1 मिनट, लेट मी फिनिश। जैसे यहाँ देखिए कंटिन्यूअस था तो मैंने इसको बोला ना कि यार आपस में कंजुगेशन में रहेगा, बट सर इसका नाम क्या बोलेंगे, तो IUPAC नेम तो खुद लिख लीजिएगा। बट इस अल्कीन को बोलते हैं, पढ़िए, क्यूमिलीन। और इस सिस्टम को बोलते हैं क्यूमुलेटेड सिस्टम। कौन सा सिस्टम, बट ये दिस इज नॉट द राइट टाइम। ठीक है, तो इसमें एक बी ए पाई बॉन्ड किसी के साथ कंजुगेशन में है, एक इसके साथ 1 का गैप मेंटेन किया, ये 1 के इसके साथ 1 का गैप मेंटेन किया, बट ये तो इसके साथ 1 के गैप पे है। तो इसमें तीनों पाई बॉन्ड आपस में कंजुगेशन में है या फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट आपस में। यहाँ देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस केस में नहीं बिल्कुल होगा। अगर यहाँ पे एक और कंटिन्यूअस पाई बॉन्ड कर दिए तो देखिए, मैं डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पे ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा हूँ या 1 के गैप पे, 1 के गैप पे। तो ए और ए कितना गैप पे, और ए और ए कितना के गैप पे, इसका मतलब नहीं, इसका साथ मेंटेन नहीं हो गया। 1 का गैप मेंटेन कीजिए तो इसके साथ इसका कितना, 1 का गैप, और फिर इसका किसके कितना गैप, 1 का गैप। इसका मतलब यहाँ पे जो गैप है वो सिंगल बॉन्ड का है, डबल बॉन्ड, इससे मुझे मतलब नहीं है। और लास्टली, हाँ अब डिपेंड करेगा कि इसका किसी के साथ कंजुगेशन होगा या नहीं होगा। देख लीजिए, इसका किसी के साथ कंजुगेशन है, यहाँ देखिए ए इसके साथ कंजुगेशन में है, नहीं है, ए इसके साथ कंजुगेशन में है, इसके साथ तो बिल्कुल नहीं है।
इसके साथ कंजुगेशन में बोलेंगे 2 का गैप हो गया ना, एक इसका एक इसका, तो 2 का गैप पे रहना है या 1 के गैप को अल्टरनेट करना है, 1 के गैप को अल्टरनेट करना है। और लास्टली दिस इज द फर्स्ट क्लास। इतना सारा स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाले हैं कि ऑटोमेटिक सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आपने पहले ये सीखा कि व्हाट द मीनिंग ऑफ कंजुगेशन। 2 सिस्टम जो आपस में रेजोनेंस करेगा उसके बीच में अगर 1 का गैप होगा तो उसको बोलेंगे बोथ आर कंजुगेटेड, बोथ आर कंजुगेटेड। किस कौन सा जो आपस में रेजोनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, रेजोनेंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड आपस में रेजोनेंस कर सकता है, और क्या कर सकता है, पाई बॉन्ड और लोन पेयर, या और कौन कर सकता है, पाई बॉन्ड निगेटिव चार्ज, और कौन कर सकता है, एंड सो ऑन। यहाँ पे सब लोग एक एक पॉइंट और एक एक तरीका जो मैं ड्रॉ करूँगा प्लीज़ उसको ध्यान से देखिएगा। तो पहले मैंने आपको सिखाया कि पाई बॉन्ड अगर पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेटेड रहेगा उसमें 3 केस बनेगा। फर्स्ट केस देखिए, इस केस के अंदर 3 केस। इफ़ जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, टॉपिक क्या लिखे है, इफ़ पाई बॉन्ड कंजुगेटेड टू पाई बॉन्ड, उसके अंदर कितना केस बनेगा, 3 केस। केस फर्स्ट, हम लोग एक बड़ा सा पॉइंट के अंदर एक छोटा सा पॉइंट बनाते हैं ना, ABC। इफ होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड, इफ होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड, then flow of electron conjugated with homoatomic pi bond. If homoatomic pi bond conjugated with homoatomic pi bond, then flow of electron in both direction. Then flow of electron in both direction. यहाँ देखिए स्टूडेंट, ध्यान से यहाँ देखिएगा, दोनों पाई बॉन्ड क्या है, होमोएटॉमिक। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, और रेजोनेंस होने के लिए क्या करना है, पहला पॉइंट था कौन कौन सा आइटम पार्टिसिपेट करेगा। तो ए पाई बॉन्ड और ए पाई बॉन्ड रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, और ये दोनों पाई बॉन्ड कौन कौन सा आइटम का, इस कार्बन का, इस कार्बन का, इस कार्बन का, इस कार्बन का। इसका तो ऑल कार्बन एटम इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, ऑल कार्बन एटम इन्वॉल्व इन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन या पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर, पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर। तो इस केस में मैंने क्या बोला, खुद से बोल दिया, इस केस में डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ओनली वन वे या बोथ वे। इसका मतलब रेजोनेंस में डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर से इधर भी होगा और इधर से इधर भी होगा। बोलिए मैंने ऐसा पॉइंट क्यों लिखवाया, वेरी गुड। एक्चुअल में मैंने एक छोटा सा पॉइंट अभी बताया था कि होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड जब रेजोनेंस में इन्वॉल्व रहेगा तो ये इधर भी ओपन हो सकता है और इधर भी ओपन हो सकता है, एग्री। लेकिन यहाँ देखिए, अगर ये इधर ओपन होगा, किधर, तो इसको इधर ही ओपन होना पड़ेगा, हाँ या ना, क्योंकि रेजोनेंस में दोनों एरो का डायरेक्शन अपोजिट रहता है या सेम डायरेक्शन। इसका मतलब है कि ए अगर इस तरफ ओपन होगा तो ए इधर भी ओपन होगा, बट इसका फ्लेक्सिबिलिटी दोनों डायरेक्शन में था। ऐसा भी तो हो सकता है कि ए इधर ओपन होगा तो इसको किधर ओपन होना पड़ेगा, इधर होना पड़ेगा। इसका मतलब दोनों यहाँ पे होमोएटॉमिक था। दैट्स वाई इस केस में जब हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आगे बढ़ेंगे, फॉर फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो सिर्फ इस तरफ से इस तरफ के लिए सोचेंगे या इस तरफ से इस तरफ के लिए सोचेंगे, या दोनों तरफ सोच कर ड्रॉ करना पड़ेगा, दोनों तरफ। कोई पूछेगा आज के बाद क्यों, तो बोलना है यहाँ पे दोनों होमोएटॉमिक है और दोनों होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड कैन ओपन इन बोथ वे, लेकिन उसमें कांस्टेंट कंडीशन है कि यहाँ देखिए कृष्णाणु, अगर ए इधर ओपन होता है, अगर ए इधर ओपन होता है तो इसको इधर ही ओपन होना पड़ेगा, वजह एरो का डायरेक्शन सेम रहना है। बट ये भी तो चांस था कि ये इधर ओपन होगा, तब ए अगर इधर ओपन होता है तो एक इधर ओपन होगा, इस डायरेक्शन में। दिस इज द रीजन कि अगर होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ होमोएटॉमिक, then direction of flow of electron in resonance in only one direction या both direction, both direction. This is very important point. Agree? यहाँ तक लिखिए। If homoatomic pi bond conjugated with homoatomic pi bond,
देन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोथ डायरेक्शन, ओनली वन डायरेक्शन या बोथ डायरेक्शन। लेकिन अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, एक मिनट रुकिए, ये हम लोग सीख रहे हैं हाउ टू राइट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे मिस मत कीजिएगा। अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगा कि सर पाई बॉन्ड तो पता चल गया कि ओपन करना है, लेकिन रुकना कैसे है, जाना कैसे है, राइट। तो आज के बाद अगर पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में रहेगा तो इस पाई बॉन्ड को यहाँ से उठाना है, राइट, और इसको लेकर यहाँ पे लेके जाना है। कहाँ पे? जो दोनों के बीच में जो गैप था, कहाँ पे लेके जाना है? एकदम बच्चा टाइप कॉन्सेप्ट, लेमन लैंग्वेज। तो जब ये यहाँ आएगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन? बट इसमें एक तो इस कार्बन का था, एक इसका कार्बन का था। इस एरो से इस कार्बन को क्या हो गया? बट ये कार्बन को तो लॉस नहीं हुआ, यही तो दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है। बट जैसे ही यहाँ पे जाकर क्या बनाएगा सर? पाई बॉन्ड तो बनाएगा ही, बट कौन सा बॉन्ड? पाई बॉन्ड बनाएगा। तो नहीं लगता है कि ये पेंटावैलेंट हो जाएगा? तो ये पेंटावैलेंट टेट्रावैलेंसी को बचाने के लिए क्या करेगा? ये ओपन करेगा किधर? इधर। इधर तो खाई है ना, कुछ है क्या? तो ये ओपन होकर किधर जाएगा सर? बोलिए इस कार्बन पे रुकेगा। कहाँ रुकेगा? इस कार्बन पे। इधर कुछ है क्या? नहीं है। लोन पेयर कहाँ है? बोले लोन पेयर बनेगा। क्या बन जाएगा? लोन पेयर बन जाएगा। एग्री? तो देखिए फिर से यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है कि किसी का पेन फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं चलेगा। जब जैसे मैं बोलूँगा ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो एक एक पॉइंट देखिए कि मेरा मार्कर कैसे चलता है। मतलब बिल्कुल फील आ जाना चाहिए कि सच में इलेक्ट्रॉन उछल कूद कर रहा है रेजोनेंस में। इलेक्ट्रॉन ही है ना। तो ये कहाँ से, इसको कहाँ से लेकर कहाँ पे गए? यहाँ से लेकर दोनों के बीच का गैप में आ गया। और इसको कहाँ पे लेके जगह? यहाँ पे लेकर आए, इस कार्बन पे रुके। तो इस एरो से किसको प्रॉफिट हो गया? इस एरो से इस कार्बन को, राइट। इस कार्बन को प्रॉफिट हो गया, इस कार्बन को। और इस एरो से इस कार्बन को एक का प्रॉफिट। तो इस कार्बन को ओवरऑल, एक कार्बन 2 एरो का एंजॉय कर रहा है, इस एरो का, इस एरो का। इस एरो से इसको लॉस हो रहा है, इस कार्बन को, इस एरो से प्रॉफिट। तो ओवरऑल इस कार्बन को क्या मिल रहा है? नो प्रॉफिट। इस पर कोई चार्ज आएगा? इस कार्बन को कितने का प्रॉफिट? 2 इलेक्ट्रॉन था, एक तो इस कार्बन का था, एक इस कार्बन का, बट 1 इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट हो गया, राइट। 1 कंप्लीट एरो ऑलवेज ट्रैवल 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस पर डेवलप होगा 1 कंप्लीट निगेटिव चार्ज, और इस पर डेवलप होगा 1 कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज। तो ओवरऑल 2, यहाँ पे कितना एरो इन्वॉल्व हुआ? 2 ना, एक ए एरो और एक ए एरो। इस एरो की वजह से इसको एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, इस एरो से 1 इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट। तो जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो चला, उस फ्लो की वजह से किस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो गया? इस फ्लो का किसने एंजॉय किया? एक कार्बन या एक कार्बन, राइट। दिखाइए, ठीक है ना। अब यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन बताइए फर्स्ट। मैं 1 मिनट, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ। sp2, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 3, लोन पेयर 1, तो स्टेरिक नंबर 4। तो नाउ बिकम्स व्हाट? देन चलिए, आपका क्वेश्चन क्या था? सर वो वाला सर पार्शियल चार्ज नहीं होगा क्या? कंप्लीट चार्ज होगा? वो तो रेजोनेंस हाइब्रिड में होगा ना। अभी हाइब्रिड थोड़ा ड्रॉ किए हैं, अभी क्या ड्रॉ किए हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, राइट। लेकिन अभी आपका पर्पस पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि इस केस में टोटल RS ड्रॉ करने के लिए सिर्फ ओनली वन डायरेक्शन में जाना था या दोनों डायरेक्शन में? आज के क्लास को घर पे जाकर 2 बार पढ़िएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे?
ए ऐसे, तो ए कैसे, ऐसे करें या ऐसे करें? ये सही है गलत है? बोथ आर करेक्ट, क्योंकि जैसे जब ऐसे दिखाते हैं तो ऊपर वाला सिग्मा या ऊपर वाला पाई, सर एनी वन इज सिग्मा अदर इज पाई, इसलिए आपकी मर्जी है। एक छोटा सा बात है लेकिन बता दिए यहाँ पे, एक ही बात है, ठीक है, इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। अब बोलिए, तो देखिए मैंने इस एरो, इस इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे लेकर आया, इसके बीच में, और क्या बनाया, इस कार्बन पे लाया या इसके बीच में लाया, पाई बॉन्ड, इसको कहाँ लेकर गए, कार्बन पे आकर रुके, राइट, इधर तो कुछ है नहीं, तो इस पे निगेटिव, इस पे पॉजिटिव। अब और कोई पॉसिबिलिटी है, दोनों डायरेक्शन में तो फ्लो हो गया, राइट। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, हाउ मेनी आर एस, अभिज्ञान ए और ए सेम आर एस या डिफरेंट आर एस, ए और ए नहीं। कुछ स्टूडेंट सोचेंगे सर एक काम कीजिए, इसको पकड़ के ऐसे घुमा दीजिए, इसको ऐसे पकड़ेंगे और क्या करेंगे, ऐसे घुमा देंगे। तो मैंने क्या बोला था, मॉलिक्यूल के एटम को क्या करना है, फिक्स कर देना है, राइट। और 1 RS, एक मिनट, 1 RS डिफर फ्रॉम अदर RS विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, फिर से एक बार, विथ रेस्पेक्ट टू पोजिशन ऑफ पाई बॉन्ड, बट पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में तो आप डिफर करने का, ऑल्सो विथ रेस्पेक्ट टू लोन पेयर, ऑल्सो विथ रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव चार्ज एंड ऑल्सो विथ रेस्पेक्ट टू, तो बोलिए यहाँ पे जो निगेटिव जिस कार्बन पे है वहाँ पे नेगेटिव उस कार्बन पे है, इसलिए मॉलिक्यूल को ऐसे घुमाना नहीं है, मॉलिक्यूल में कार्बन को क्या कर दिए हैं, फिक्स। तो इसलिए अगर फिक्स करके सोचते हैं तो जिस कार्बन पे यहाँ पे नेगेटिव है, क्या उसी कार्बन पे वहाँ पे नेगेटिव है या दूसरे कार्बन पे है। अब बोलिए ए आर एस और ए आर एस सेम आर एस या डिफरेंट आर एस, डिफरेंट आर एस, समझ गए। देन हाउ मेनी टोटल आर एस, इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस बताइए, तो इन दोनों के बीच में कोई एक डिफरेंस, डायरेक्शन तो शुरू हो रहा है ना, देयर आर 3 RS, इसके बीच में कोई डिफरेंस है क्या, या इसी स्ट्रक्चर को दोबारा यहाँ पे लिखे हैं, दोबारा लिखे हैं। देन हाउ मेनी RS, फर्स्ट RS, सेकेंड RS एंड, तो टोटल RS कितना, टोटल RS इक्वल टू 3। चलिए अब क्या ड्रॉ करना है, रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करने के लिए क्या पढ़ाए हैं, बोलिए कि सर जो रेजोनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा उसको छोड़कर स्केलेटन ड्रॉ कर देना है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजोनेंस, यहाँ पे रेजोनेंस के लिए, रेजोनेंस किसके बीच में हो रहा था, पाई बॉन्ड से पाई बॉन्ड के बीच में, तो पाई बॉन्ड को छोड़कर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दीजिए, राइट। सैटरडे का क्लास कितने बजे से कितने बजे तक, 6:30 से मिनिमम 8:15 ऑनवर्ड्स, जहाँ तक आप बोलिएगा, इसलिए तो सैटरडे को रखे हैं ऑर्गेनिक। चलिए आप लोग बहुत मस्ती किए कोरोना के टाइम पे, यहाँ देखिए ये हो गया। अब बोलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, बीच का कैरेक्टर पार्शियल डबल, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे डबल, बीच का कैरेक्टर, यहाँ पे डबल, यहाँ पे सिंगल, बीच का कैरेक्टर। ये मैं इन सब को देखकर एक साथ बुक कर दिया हूँ, इन सब को देखकर मैंने एक साथ लिख दिया। बोलिए यहाँ पे जीरो चार्ज, यहाँ पे क्या निगेटिव, तो बीच में क्या लिखिएगा, वेरी गुड। अब इसी कार्बन पे यहाँ पे जीरो चार्ज, यहाँ पे क्या, हाँ या ना, क्योंकि इस कार्बन पे एक बार पॉजिटिव भी डेवलप हुआ है, एक बार निगेटिव भी डेवलप हुआ है। सिमिलर सिचुएशन इस पे जीरो पॉजिटिव, तो क्या लिखेंगे, डेल प्लस, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, क्योंकि अमाउंट ऑफ चार्ज इक्वल ही यहाँ पे रहेगा। जो सिचुएशन बना है, देखिए नहीं लगता कि सर इट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट, इट इज नॉट इक्वल बट इक्विवेलेंट तो बोल सकते हैं। दैट्स वाई ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और ये भी आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड में यहाँ पे चार्ज नहीं दिखेगा। ओके, समझे नहीं समझे।
ए मेरा रहेगा रेजोनेंस हाइब्रिड, ए इसको कैंसिल कर दिया और ए इसको कैंसिल कर दिया, कैंसिल आउट हो जाएगा। सर अगर हम उन दोनों चार्ज को मतलब उल्टा लिखें एक नहीं, कोई बात नहीं, एक ही बात है। तो आज का क्लास इतना ही, ठीक है। ए नहीं, यहाँ देखिए, एक मिनट। तो नेक्स्ट को इनका क्वेश्चन है कि इस एरो को क्यों यूज कर रहे हैं। तो एक्चुअली ये एरो जो है वो रिप्रेजेंट इस एरो के दोनों तरफ इमेजनरी कॉन्सेप्ट रहता है। तो रिजनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है? इमेजनरी। ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। रियल में कौन एग्जिस्ट करता है? दैट्स वाई यहाँ पे इसका मतलब है कि ये इसमें कन्वर्ट होगा और ये इसमें कन्वर्ट होगा, एक दूसरे में कन्वर्ट होगा, एक दूसरे के साथ रिजोनेट कर रहा है, बट एक्चुअल में ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जहाँ पे कोई भी दो चीज़ एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है बट वो रियल कॉन्सेप्ट नहीं है, जब जस्ट इमेजनरी थॉट है, तो उसके लिए हम लोग इस एरो का यूज़ करते हैं। इसलिए यहाँ पे बिल्कुल भी इस एरो का यूज़ मत कीजिएगा, इक्विलिब्रियम का, इस एरो का यूज़ करना है।